जी, BESC ये आपका सब्जेक्ट है। BESC जैसे आपने देख लिया 131 एजुकेशन, नेचर, कंसेप्ट, नेचर एंड पर्सपेक्टिव, ये आपका सब्जेक्ट है आपका। अभी हम हिंदी मीडियम में इसको क्लास कर रहे हैं। यूनिट 1 की क्लास हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं, उसमें हम देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं यूनिट 2। आज का हम टारगेट रखेंगे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, अब डिपेंडिंग कि कितनी जल्दी भागते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका परिचय देखेंगे, इसका उद्देश्य पढ़ेंगे। इसमें कुछ विभिन्न तरह के अधिगम वातावरण भी समझेंगे कि अलग अलग वातावरणों की दृष्टि से शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसमें हम जैसे शिक्षा का कार्य क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है, तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरुपचारिक शिक्षा के बारे में जैसे हमने पढ़ा था। ज्ञान के अध्ययन पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रण की दृष्टि से शिक्षा का कार्य क्षेत्र, उदारवादी शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, अध्ययन के आधार पर इस तरीके से कार्य क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, अब आप अगर हम दोनों को यही हेडिंग से, आपको देखो आगे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन यहीं से आप देख सकते हैं कि शिक्षा का कार्य क्षेत्र यानी औपचारिक, अनौपचारिक। जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो हमारा औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक होता है जो हम कहीं से, दोस्तों से, पेरेंट्स से सीखते हैं। निरौपचारिक होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम शिक्षा व्हाट्सएप पे इधर उधर कहीं कुछ ढूंढ रहे, कुछ ऐसे, वो निरौपचारिक शिक्षा होती है। अगर हम उदारवादी शिक्षा, वितरित शिक्षा के बारे में बात करें, तो ऐसी शिक्षा जो सभी के लिए हम शिक्षा का ऐसा ज्ञान वृद्धि करते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा भी पढ़ेंगे, और व्यवसायिक और तकनीक शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जो पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए सीखी जाती है। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्स आ गए हैं जो आप कैसे बिजनेस करें, हाउ टू 30 दिन में अमीर कैसे बने, आती है ना किताब, आती है 15 दिन में अमीर कैसे बने, तो वो ऐसी ये सब किताबें वो क्या है, वो व्यवसायिक शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा प्रदान करने के साधन। अब शिक्षा प्रदान करने के साधन के बारे में पिछली बार नफीसा जी थे, तभी इन्होंने शायद ये चीज पढ़ी थी कि क्या क्या साधन हो सकते हैं, बताइए। साधन कैसे, यानी कि एक तो आमने सामने फेस टू फेस पढ़ के हम बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से कोई कैमरा ऑन कर सकता है? जी, अगर कोई चाहे तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। ये फेस टू फेस हमारे कैमरा वो हो जाएगा, क्लास हो जाएगी। ठीक है, और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा होती है जो हम डिस्टेंस करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है, जो ऑनलाइन शिक्षा होती है जो हम ऑनलाइन करते हैं, जैसे भी हम कर रहे हैं क्लास, ये एक ऑनलाइन शिक्षा है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग साधन है इसके। आमने सामने की शिक्षा, मुक्त शिक्षा में दूर शिक्षा की तुलना। देखिए ऊपर तीन तीन तरह के, ऊपर ये तीन शिक्षाएं दे रखी है ना, और नीचे इसकी तुलना करनी है। तो तुलना कैसे करोगे, पहले ऐसे पूछ लेता हूँ मैं, दिव्या जी ऐसे ही बताओ, मतलब बुक में, बुक नहीं खोलेंगे, ऐसे ही बताओ। पहले तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा दो दो लाइन बताओ, फिर इनके बारे में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, यानी कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। पॉजिटिव, अब देखो ऑनलाइन शिक्षा के बारे में कितना लोग कुछ कहते हैं, लेकिन देखो कितना बैठे बैठे हम आराम से, इतना इजी हो गया, बाहर जाना नहीं है, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, रिक्शा नहीं मिल रहा है, जा रहा हूँ तो पॉकेट से मेरा 10 रुपये गुम हो गया, मेट्रो नहीं मिल रही है, तो कितनी सारी समस्याएं हैं, और सारी समस्या हल होगी बैठ के, आराम से हम बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सारे फायदे और कुछ नुकसान गिनाने हैं। मतलब तुलना करने का मतलब है कि सामने, आमने सामने फेस टू फेस बैठते हैं, जब अब एक दूसरे हम चेहरे देखते हैं, तो कितना एक इफेक्ट अलग, एक वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स भी जाती है ना। तो ये सब है ऑनलाइन शिक्षा में। तो ये सब इसके बारे में बताने, बताइए आप दिव्या जी। तीनों के बारे में दो दो लाइन पहले बतानी है, फिर उनके बीच में तुलना करनी है। सर, आमने आमने सामने फेस टू फेस शिक्षा वो होती है जो हम स्कूलों में जाके लेते हैं, कॉलेजों में लेते हैं, जहाँ हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, सामने समझाते हैं हमें। वो आमने सामने की शिक्षा होती है। मुक्त या दूरस्थ शिक्षा वो है जो, जैसे हम इग्नू से जो क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हम जॉब भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा जो कोरोना काल में हमने देखा ही था कि सब बंद हो गया था, स्कूल स्कूल जितना था वो सब कुछ बंद हो गया था, तो हमारी हर क्लासेस जो थी फोन पे ही हो रही थी, हर काम जो था सब कुछ फोन पे ही आ रहा था। अब आमने सामने की शिक्षा की सबसे अच्छी बात ये है कि हम जो है अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हमें कुछ पूछना है टीचर से, तो वो हम उसी टाइम पे पूछ सकते हैं इस टीचर से कि हमें ये समझ नहीं आई, आप दोबारा समझा दीजिए। मुक्त एक दूरस्थ शिक्षा का यही सबसे अच्छा काम है कि हम मतलब हम जो है जॉब कर सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो करते करते उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी आगे कर सकते हैं। अगर हमारी पढ़ाई रह गई है तो हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा का सर, ऑनलाइन शिक्षा का पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव पता है। हाँ बताएं।
शिक्षक है कि हम जो है मतलब बच्चे जो है वो क्लासेस तो लेते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं सो जाते हैं, या तो फोन में क्लासेस मतलब खोल के गेम वेम खेलने लग जाते हैं, इस अपने फ्रेंड से बातें करने लग जाते हैं, तो इससे उनकी पढ़ाई पे उनका ध्यान नहीं रहता है। और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ना वो पेरेंट्स को पता है और ना ही उनके टीचर्स को पता है। बस सर, और बताऊं? जी। देखिए ऑनलाइन जो अभी हम कर रहे हैं ना, ऑनलाइन में भी 3 तरीके के ऑनलाइन होते हैं। एक तो यूट्यूब वगैरह या अनअकैडमी, बायजूस, ये है ना, इनके यस। एप्लीकेशन आते हैं। इनके मोबाइल में एप्लीकेशन में जाके हम चेक कर सकते हैं, मतलब क्लास वगैरह अटेंड कर सकते हैं। हर किसी आकाश वगैरह ने भी होता है ना, तो इनके कोर्स ना ऑनलाइन मोबाइल में आपको कोर्स डाउनलोड कर सकते हो। एक तो वो तरीके आपने बिल्कुल ठीक बताया, यूट्यूब वगैरह से जब हम लर्न करने लगते हैं तो 2 वीडियो 3 वीडियो पढ़ाई की देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी दूसरी म्यूजिक वीडियो या गाने सुनने वाले या फिर बाकी वीडियो देखते हैं। तो ये सब नुकसान है, फायदे नहीं बता पा रहे। जैसे भी मैंने बताया, तो कन्वीनियंस हमारा बच जाता है, ट्रैवल करने का टाइम बच जाता है। अगर मान लो कोई फेस टू फेस क्लास, अभी आप सिर्फ स्कूल को ही आपके माइंड में ही है, कॉलेज वगैरह की बात करें तो आप इसको वहाँ पे रोज आपको राजगढ़ आना होता, तो बताइए कितना आपको प्रॉब्लम होती, फेस करना पड़ता है ना। और भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ऑनलाइन में एक और चीज हो सकता है, फ्रॉड भी हो जाता है, पता है। जैसे प्रकाश जी ने 800 रुपये ट्रांसफर किए बट क्लास ही नहीं हुई, ऐसा हुआ है? आपको लगा नहीं कि फ्रॉड हो गया, मेरे साथ पैसे हो गए मेरे, ले लिए, लेकिन क्लास नहीं हुई एक भी, ऐसा हुआ है? कुछ बोलेंगे नहीं। बीपीएससी 131 क्लास हुई है? बीपीएससी? हाँ, ना 131। सर। हाँ, फ्रॉड हो गया ना आपके साथ? सर हुई तो थी, लेकिन उससे क्लासेस स्टार्ट तो हुई थी। हम्म। क्लास काफी सारी हुई थी, लेकिन वही ना, सब्जेक्ट हमने पहले तो प्रॉमिस तो काफी सारे बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए और फीस भी ले ली। उसके बाद फिर जब क्लास देने की बारी आई तो फिर सब हिल लिया, सब कुछ मतलब शेड्यूल सारा इधर से उधर हो गया। ठीक है, बट कोई नहीं, हम कर रहे हैं ओके सर। कोशिश। अभी हम करेंगे, उसका भी एग्जाम थोड़ा बाद में, तो हम उसको भी कर लेंगे जल्दी से। तो ऑनलाइन में फ्रॉड भी हो जाता है, जैसे बायजूस अनअकैडमी में जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अगर फेस टू फेस होता है तो एज इट इज सारी चीजें हमारी अच्छी हो जाती है। ठीक है जी। प्रकाश सिंह नाम है ना आपके पिताजी का या भैया का? सर क्या नाम? जयप्रकाश सिंह। हाँ, जयप्रकाश सिंह जी। याद है मेरे को। तो आपका हमने सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा ना, वो बिल्कुल ऑनेस्टी से कराया जाएगा। ठीक है। ओके सर, कोई नहीं। हाँ। अब जो है आमने सामने की इस, अच्छा देखो, तो हम ऐसे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं कि हाँ यहीं पे हमने रुकना है। अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ तो रहे हैं नीचे। ठीक है। तो अब हमने इससे ये सारी चीज हमने इसका उद्देश्य पर चर्चा कर लिया था कि कार्य क्षेत्र पढ़ा था इसमें। कार्य क्षेत्र मतलब कि एक्चुअल में जब हम काम करने की बारी आती है तब हम कहाँ कहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है। एक तो हम इस पर रहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा और औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा पर थे। ठीक है। बताएं। परंपरा घर में जैसे अनौपचारिक शिक्षा के बारे में स्कूलों में होती है, वो औपचारिक शिक्षा होती है, बताएं, ये पढ़ा था हमने। आपके घर में परंपरा होती है, क्या बोलते हैं इसको, अनौपचारिक शिक्षा ऐसी किसी प्रकार के अनौपचारिक अधिगमन संपन्न होती हैं, हमें आसपास संयोग से मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं अपने घर परिवार की परंपरा, संस्कृति और हमारे विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन वगैरह होते हैं, सिखाए जाते हैं आपको। कुछ बोला जाता होगा, है ना, कि ऐसे ऐसे रहते हैं, बोला जाता होगा, कुछ बोला जाता है घर में, मम्मी पापा सिखाया जाता है, कुछ शिक्षा बताया तो था कल। यस सर, सिखाया जाता है कि पैर नहीं हिलाना चाहिए। अरे आपने तो पैर ही पकड़, और भी बहुत सारी चीज शिक्षा होती है, चप्पल होती है, मतलब घर में मम्मी पापा का रिस्पेक्ट कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीजें है ना। यस सर, कितने कि बहुत अगर मतलब। कोई आए तो उससे पानी पूछो सबसे पहले। हम्म। तो ये भी तो शिक्षा है, ये भी तो है। और देखो, बाद में जब कोर्स करते हैं वहां भी ये सिखाया जाता है कि अपने से कैसे पोलाइटली बात करना है, या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में सीख रहे थे कैसे बात करनी है, क्या करना है, वो भी एक शिक्षा ही है। और इसको ये घर से भी मम्मी पापा, हमें मम्मी नहीं सिखाते पढ़ना बोलना कैसे, मम्मी पापा सब चीजें, सब ये भी तो शिक्षा है पूरी। ठीक है। तो ये सारी अनौपचारिक शिक्षा है, ये शिक्षा तो है लेकिन अनौपचारिक शिक्षा है, के माध्यम से सीखते हैं, किसके घर के परिवार या उनके सदस्य, यानी मम्मी पापा, या फिर घर में और भी भैया वगैरह हो सकते हैं, या दीदी भी होती हैं या मौसी भी होती है किसी घर में, तो वो भी परिवार के सदस्यों के द्वारा इसको हम सीखते हैं। ठीक है। एक बार मैं इसको करवा दूं, यहाँ से करवा दूं, मुझे लेकिन डाउट है कि इससे कहाँ तक हुआ था। अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा ऐसी किसी भी प्रकार के अनौपचारिक शिक्षा के अधिगम वातावरण में संपन्न होती है जो हमें अपने आसपास संयोग से मिलता है। संयोग से मतलब कि हमें अपने आसपास घर परिवार में ही संयोग से मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने परिवार की परंपरा
परंपराओं तथा संस्कृति को हमारे परिवार की विभिन्न गतिविधियों के अवलोकन के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जैसे भाई बहन ये हो गए है ना, या चाचा ताऊ आते हैं तो उनके माध्यम से सीखते हैं। उसी प्रकार से हम अपने समाज में के बारे में कई प्रकार की चीजें, अपने समाज के बारे में, जैसे कि सामाजिक जीवन, गांव, शहर, है ना, राज्य, देश, संस्कृति तथा परंपराएं आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के अवलोकन के अतिरिक्त अपने समाज के सदस्यों के साथ अंतर क्रिया के माध्यम से होता है ना, समाज में चल रहा है, लेन देन चलता है, देखा होगा आपने, जब कोई घर में आता है तो गेस्ट को, या कोई आपकी कोई ऐसा हुआ होगा कि जैसे बेटी आती है तो उनको हम कुछ दे के, सामान दे के भेजते हैं, है ना, अवलोकन, अपनी इस तरीके से चीजें हैं। जब हम बस, ये क्या हुआ, जब हम बस अथवा ट्रेन से यात्रा करते हैं, हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं। आसपास का मतलब है आप घर से बाहर निकलेंगे तो भी हम आसपास बसों में देखते हैं, उनके साथ अंतर क्रिया, मतलब हम देखते हैं, जिनसे बात करते हैं उनसे कुछ हम सीखते हैं, है ना। हमें हमें पहले से पता नहीं थी ये, ठीक है, हम ऐसी बातें सीखते हैं जो हमें पहले से पता नहीं थी, ऐसी चीजें हम सीखते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि किसान कैसे विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के बारे में अपने पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पहले क्या होता था, जितने किसान होते थे तो खेती के बारे में अपने पूर्वज का मतलब है अपने पिताजी, वो अपने पिताजी से तो सारे ज्ञान हमें स्कूलों में जाके नहीं मिली, उनको घरों से ही मिली है, तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। किसान बिना किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा, उसने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करी, लेकिन बिना, जैसे ऐसे हलवाई भी कोई है या कोई और काम करता है, कोई बढ़ई है, कोई कुछ है, तो वो भी ऐसी शिक्षा को प्राप्त करके अपने काम करते हैं। निरौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, सभी प्रकार की फसलें उपजाते हैं। उपरोक्त समस्त चर्चा पर औपचारिक शिक्षा की अवधारणा को व्यक्त करती है। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से बता सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। यस सर। जी, हमारी चर्चा के आधार पर हम अनौपचारिक शिक्षा के निम्नलिखित अभिलक्षणों को चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रीडिंग कर दीजिए प्लीज। सर करूँ स्टार्ट रीडिंग? हाँ, आप भी कर सकते हो और सलोनी जी को भी बुला सकते हैं एक बार। ठीक है सर, आप उन्हीं को बुला लो फिर, अगर उन्हें करनी है तो। जी सलोनी जी, एक बार यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करना। सर कहाँ से? यहीं से, हमारी चर्चा के आधार पर हम ये अनौपचारिक शिक्षा, वैसे हमने पिछली क्लास में किया था ना कवर, याद है मेरे को। यस सर। हाँ, अब इसी को हम आगे इस पैराग्राफ को यहाँ से रीड कर रहे हैं। और आज कितना टाइम है आपके पास सलोनी जी? क्या सर? अभी कितनी देर तक आप क्लास अटेंड करेंगे? सर जितनी देर आप करवाओगे उतनी देर तो कर लूंगी। अभी हमने टारगेट किया है कि एक तो यूनिट ये हम कर रहे हैं, फिर हमने एक यूनिट 3 भी रखा है, एक यूनिट 4 भी रखा है, तो हमने देखते हैं, वो बात की बात है ना, कितने देर तक चलती क्लास। चलिए यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कीजिए, थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं आप। और आप चाहें तो कुछ आप शब्द को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि कुछ इसका ये अर्थ हो सकता है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है जी। हमारी चर्चा के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा के निम्नलिखित अभिलक्षणों को चिन्हित कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा एक अध्येता के अपने सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अनौपचारिक शिक्षा संगठित तथा संरक्षित नहीं है। एक अनौपचारिक शिक्षा में हुए केवल वांछित अधिगम को ही अनौपचारिक शिक्षा कहा जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है परंतु कई अवसरों पर प्रासंगिक होती है। अनौपचारिक शिक्षा विविध बौद्धिक तथा सामाजिक परिदृश्य में संपन्न हो सकती है। इसका कोई नियमित अथवा प्रस्तावित रूप स्वरूप नहीं है। एक बार बताएं, या दिव्या जी आप बताएं इनके बारे में, इसको थोड़ा सा समझा भी दें। सर इसमें अनौपचारिक शिक्षा जो है, हम समाज के वातावरण में रहते हैं, उनसे उससे उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने।
अनौपचारिक शिक्षा हम समाज में अंतर अपने घर परिवार में समाज में से सीखते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा संगठित शिक्षा नहीं होती, जैसे स्कूल देखा होगा आपने, वो संगठित है। संगठित मतलब पूरा एक उसका स्ट्रक्चर या कॉलेज का स्ट्रक्चर होता है पूरा, कि ये प्रिंसिपल रहेंगे, ये टीचर होंगे, ये ऐसा पूरा बिल्डिंग, ये सर चीज इस तरीके से ना तो संगठित है ना ही संरचित है, ये तो ऐसे सीख लिया है ना, कोई इसका वो नहीं होता। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में केवल वांछित अधिगम होते हैं, यानी जो इच्छा होती है उस पे अनौपचारिक इच्छा कहा जा सकता है। और एक अनौपचारिक शिक्षा में केवल वांछित अधिगम को ही, वांछित मतलब जैसी इच्छा होती है उसको करने की, कोई शिक्षा कहा जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा उद्देश्य पूर्ण तो है, परंतु इसमें कई अवसर पर प्रासंगिक भी होती है, मतलब कई अवसर पर उसका उचित मूल्य होता है। अनौपचारिक शिक्षा विविध भौतिक तथा सामाजिक परिदृश्य में संपन्न हो सकती है, मतलब किसी भी कंडीशन में। घर में हम अलग अलग देखते हैं ना, घर में अलग अलग सिचुएशन देखते हैं, हम अपने से बड़ों को ऑब्जर्व अध्ययन देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, है ना, तो हम वही हम सीखते हैं। ठीक है, अगर हमारे घर में घर के बड़े बुजुर्ग अगर ताश पत्ते खेलते हैं तो बच्चे भी फिर वो आगे खेलने का काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई बीड़ी वगैरह का है तो वो भी मतलब अच्छाई बुराई हर तरह की चीजें हम इसको सीखते हैं। इसका कोई नियमित अथवा प्रस्तावित स्वरूप नहीं होता, कोई इसका पूरा क्लियर स्वरूप नहीं होता कि क्या है, ये तो हम सीख लिया बस। अब औपचारिक शिक्षा की प्रकृति प्रयोगात्मक है, प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल चीजें होती हैं सारी चीज हम इसमें, जैसे खेती किसानी, अभी हमने अनौपचारिक शिक्षा के बारे में क्या पढ़ा था, किसान खेती करता है तो हम वो सारी चीजें शिक्षा ले रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल है, कोई इसका कोई थ्योरेटिकल किताब कॉपी नहीं होती इसके। इसका अर्थ यह है कि अधिगम करता, यानी कि जो सीख रहा है इसको लर्न कर रहा है, लर्नर बोलते हैं इसको, का बहुत अधिगम वातावरण के साथ अंतर क्रिया के माध्यम से सीखता है। जैसे आपने देखा ना, हलवाई अपने पिताजी से सीखता है, छोले कुलचे लगाने वाला नाई वाला, या फिर बढ़ई वाला, या फिर कोई पुजारी है, पुजारी का जो बेटा वगैरह होता है, तो वो भी सारी चीजें इस प्रकार से सीखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है, ये क्योंकि प्रैक्टिकल काम है तो सीखने वाला काम है, तो जीवन प्रयत्न सीखते ही रहते हैं, जो मनुष्य के जन्म से प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु तक चलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका, सलोनी जी और दिव्या जी, आपके पास भी सब्जेक्ट है, काजल जी, लक्ष्मी जी या मुस्कान जी, आपके पास भी सब्जेक्ट है? नहीं बताएंगे आप? हम जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, हम ये वाला सब्जेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, ये इसका पेपर 25 जुलाई को है, इसका पेपर ये हम कर रहे हैं। ठीक है, आप क्लास में हैं तो क्लास में बात करें और क्लास करें। यस, ये दिव्या जी आप आगे यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, इन्होंने यहाँ तक कर लिया था, हम यहाँ से आगे करते हैं, और थोड़ा सा समझते हुए समझाते हुए, और नॉर्मल जैसे हम पढ़ते हैं ना, ग्रुप स्टडी करते हैं। कोई दिक्कत आ रही है आप सलोनी जी से पूछ सकते हैं, सलोनी जी को प्रॉब्लम आ रही है आप दिव्या जी से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से ओके सर। जी हाँ, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। सारांश में ये दे रखा है, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो बच्चे 3 तरह के जीवन अनुभव शामिल है। मतलब अनौपचारिक शिक्षा जो है हम अपने जीवन में 3 तरीकों से सीख सकते हैं। जो हमारी परिस्थिति है, मतलब जैसे हमारे साथ कुछ होता है हमारे जीवन में अच्छा बुरा, उससे सीख सकते हैं हम। अपनी मतलब किसी जगह पे जाते हैं वहां पे सीख सकते हैं, किसी व्यक्ति से सीख सकते हैं, और वातावरण के द्वारा, मतलब वातावरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसे जो है प्रासंगिक शिक्षा भी कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा को प्रासंगिक शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की अधिगम परिस्थितियों के साथ उसकी अंतःक्रिया को प्रासंगिक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। हमें इसे प्रासंगिक शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी परिस्थितियों के साथ साथ सीखता है इसमें अच्छा बुरा क्या है। और आगे अनौपचारिक शिक्षा अधिगम कर्ता को सर, अधिगम कर्ता का मतलब सीखना, अधिगम का मतलब सीखना उसको। ठीक है, ओके सर। अनौपचारिक शिक्षा जो है वो हम अनौपचारिक शिक्षा जो है वो हमें सीखने में बहुत लाभ के लिए तैयार। समाज में हम रहते हैं तो जो हम सीखते हैं लोगों से सीखते हैं, अपनी परिस्थिति से सीखते हैं, वो सारे हमें बहुत लाभ देती है। इसलिए अधिगम अनौपचारिक रूप से प्रारंभ होता है तथा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के संरचित होता है। अनौपचारिक शिक्षा रूप से सर, लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही। क्या चीज बताइए क्या? इसलिए अधिगम अनौपचारिक रूप से प्रारंभ होता है तथा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था अधिगम संरचित मतलब तो सीखना बताया था मैंने, अधिगम मतलब सीखना,
औपचारिक ये रूप से। पूरी लाइन। हाँ तो सलोनी जी से पूछो ना, उनको भी इन्वॉल्व करो। इसलिए अधिगम यानी अनौपचारिक शिक्षा से अनौपचारिक रूप से प्रारंभ होता है, यानी स्टार्ट होता है। प्रारंभ मतलब शुरुआत करना। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में संरचित होती है। देखो औपचारिक तो शिक्षा क्या होती है, व्यवस्था में संरचित होती है, एक व्यवस्था है औपचारिक, स्कूल जाओगे, ड्रेस कोड होगा, ये होगा, ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अधिगम करता, यानी अधिगम मतलब सीखने वाला, ये अधिगम मतलब सीखना, अधिगम मतलब अधिगम करना द्वारा उसकी अंतर क्रिया, यानी जो हम कर रहे हैं, जो भी क्रिया, हाव भाव देख रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, जैसे आपने देखा होगा हर घर में जैसे भी चिल्ला के बात, जैसे डागर जी, क्या नाम है आपका, मुझे ठीक से पता नहीं है, डागर जी कहाँ है, सलोनी जी कहाँ है, नहीं है ना, कहाँ गए सलोनी जी? अच्छा म्यूट हो रखे हैं वो। सलोनी जी आप क्या सर? कुछ ऐसा पूछने वाला हूँ, आप जाट हैं गुजर हैं? जाट उतर। सॉरी, ठीक है, सॉरी, मुझे ऐसा कुछ आइडिया था बस। अब जैसे यहाँ पे इनकी भाषा है जो हैं, तो वो एक अलग तेज खड़ी बोली बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ से सीखा उन्होंने, और आपका उनके लैंग्वेज कैसे डिफरेंस है, बताइए। अच्छा आप ऐसे घर में तू वगैरह करके बात करते होंगे ऐसा, हाँ जी सर। है ना। तो ये सब चीज हम घर में अपने मम्मी पापा से तो सीखे हैं, या मतलब आसपास बहन भाइयों से तो सीखे हैं। तो यही शिक्षा है, इसको डिस्कस कीजिए प्यार से, आराम से, तो आप सीखेंगे कि अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम करता सीखना, और प्रासंगिक मतलब होता है रेलिवेंट को रूप से, रेलिवेंट मतलब है रिलेट करते हुए, अच्छा ऐसे करना होता है, क्या है मतलब आप देखते देखते सीख जाएंगे। जैसे किसान के बारे में चर्चा हुई थी कि किसान कैसे सीखता है, कि हर एक चीज चलता रहता है, वो सीखता रहता है, ठीक है। शिक्षा में जीवन अनुभव शामिल है, जो वह ये सब है वातावरण से प्राप्त होती है, इसे करते हैं, ठीक है। प्रासंगिक शिक्षा भी कहते हैं क्योंकि रेलिवेंट है, और बच्चे जैसे इसमें बच्चे विभिन्न अधिगम परिस्थितियां, अधिगम मतलब शिक्षा की अलग अलग अध्ययन करने की मतलब परिस्थितियां होती है, उससे हम सीखते हैं। तो हम जो इस यूनिट का जो चैप्टर का नाम ही है शिक्षा, एजुकेशन को हम ले रहे हैं, एजुकेशन के प्रकार समझ रहे हैं, और हम इसके एजुकेशन के कार्य क्षेत्र समझ रहे हैं, ठीक है। और जी, तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। अच्छा अब ये प्रश्न है इसमें गतिविधि कम से कम एक उदाहरण देते हुए अनौपचारिक शिक्षा को परिभाषित करना था कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, वो आपको बताना है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो कोई संगठित नहीं होती, कोई उसकी संरचना नहीं होती, बच्चे अपने घर से आसपास प्रासंगिक रूप से अधिगम करते हैं, यानी सीखते हैं। अधिगम करता है, उसको देखता है और उसके साथ इन्वॉल्व होता है। अभिक्रिया जब उसके साथ अंतर क्रिया करता है, उसको जब इन्वॉल्व होगा तभी तो सीखेगा। मान लो कोई चाय बना रहा है, मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा, रोज उससे बात करूंगा, मिलूंगा, तो मैं भी चाय बनाना सीख जाऊंगा कि कब इलायची कूटना है, कब अदरक कूटना है, कब क्या करना है। किसान ऐसे सीखते हैं। ये हो, अब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, संगठित होती है, संरचित, संरचना होती है उसकी, क्या होती है, स्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है। क्योंकि औपचारिक शिक्षा अधिगम वातावरण असंरचित है, समाज द्वारा वांछित अधिगम, अधिगम मतलब वांछित मतलब इसका मतलब क्या है, जो हमें वांछित, हम आप क्या सीखना चाहते हैं, अनुभव के प्रसार को एक औपचारिक तथा संरचित अधिगम वातावरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अनौपचारिक आना था, क्योंकि अनौपचारिक जो है वो संगठित नहीं है, ना ही उसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा पर्टिकुलर जो हमें सीखना है उसके लिए विद्यालय तथा महाविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान शिक्षा है। क्या है इसको, शैक्षणिक संस्थान मतलब शैक्षिक संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, प्राइमरी एजुकेशन या कॉमर्स के, बिजनेस के, कंप्यूटर्स के, है ना, ये सब शैक्षिक संस्थान है कि औपचारिक, यानी यहाँ औपचारिक शिक्षा लेने जाते हैं। वातावरण अथवा व्यवस्था है यहाँ पे, इस प्रकार की वातावरण, व्यवस्था का मतलब क्या है, रिसोर्स है वहाँ पे, पर्टिकुलर जो चीज सीखना चाहते हैं, मान लो जहाँ पे गाड़ी ड्राइविंग सिखाई जाती है, तो वहाँ पे उनके पास व्यवस्था है, गाड़ी है, तभी तो ड्राइविंग चीज सिखा पाएंगे, या कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे। इन्हें शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया को आरोपित करते हैं। आइए यह समझते हैं कि औपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। बस प्रोफेसर तथा अहमद ने इसे परिभाषित किया कि औपचारिक शिक्षा एक पदानुक्रमिक रूप से संरचित है। पदानुक्रमिक होता है एक के बाद एक, क्रम क्रम के रूप में। कालानुक्रमिक रूप से वर्गीकृत किया शिक्षा की व्यवस्था है जो कि प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक फैली है। काल मतलब क्या होता है, काल अनुक्रमिक होता है समय अनुक्रमिक, अनुक्रमण का मतलब होता है क्रमानुसार, क्रम से अनुसार है। इसका मतलब है आपने पहली क्लास नर्सरी, नर्सरी केजी करेंगे, बता सकते हैं आपने कैसे कैसे क्लास करी, आप बताइए, पहले बात करते हैं आपसे। जी दिव्या जी, आपने पहले सबसे पहले कौन सी क्लास करी थी? सर नर्सरी क्लास। फिर केजी, फिर एनकेजी, फिर
फिर LKG नहीं करी थी सर, फर्स्ट क्लास करी थी डायरेक्ट KG के बाद। ठीक है। और इस तरीके से मतलब उसके बाद फर्स्ट सेकंड उसका तो सीधा सीक्वेंस 1 2 3 4 5 12 है ना, उसका फिर ये, इसका मतलब आप पहले ये नहीं कर सकते बाद में वो, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसका नो मतलब सर। कालानुक्रमिक रूप से वर्गीकृत शिक्षा की व्यवस्था है ना, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बनाई है जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक फैली है। आइए तथा इसमें सामान्य अकादमिक क्या बोलते हैं, एकेडमिक भी होते हैं बहुत कुछ, सामान्य अकादमी बोले हैं इसको, क्या बोलते हैं, अकादमिक अध्ययन के अतिरिक्त पूर्णकालिक तकनीक भी होती है, कुछ इंजीनियर टेक्निकल स्किल लेवल पे जो कंप्यूटर नहीं सीखना, मशीन चलाना भी सीखते हैं, बिजनेस जो करते हैं ना, बहुत सारी बिजनेस की क्लासेस होती हैं। व्यावसायिक मतलब जैसे हेयर कट, ब्यूटी सैलून, सिलाई वगैरह का भी सीखते हैं, ये वो अलग उनका उसका भी वही तरीका होता है, क्योंकि व्यवस्था होती है। पहले कटिंग करना सीखेंगे, पहले एकदम से सिलाई करना नहीं सीखते, पहले तो कटिंग करना सीखते हैं, फिर उसको धागा से लगाना सीखते हैं, मतलब ऐसे होता है। या मेकअप का भी जैसे होता है ना, जो ब्यूटी पार्लर अगर करते हैं तो वो भी एकदम से मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन जाते, पहले वो हेयर स्टाइल, बालों का सीखते हैं, फिर आंखों का, अलग अलग इस प्रकार से सीखते हैं। प्रकार के विभिन्न संपन्न कार्यक्रम संस्थाएं हैं, और पूरी संस्थान का मतलब पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो, अगर मान लो कोई कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर वाला, कैसे बताऊं उसको मैं, अगर मान लो कोई कंप्यूटर सिखाता है ना, बाकी लोगों को ट्रेनिंग देता है, लेकिन उसी के घर में एक बेटा है, उसका भांजा है, वो वहीं बैठा रहता है और वो देख देख के सीखता है, तो उसने जो शिक्षा ली वो अनौपचारिक शिक्षा है, उसका वांछित प्रासंगिक नहीं था, लेकिन उसने सीख लिया, बैठे बैठे देखते देखते कर लिया। तो लेकिन जो बाकी दूसरे लोग दूसरे गए वहां पे एडमिशन लिया, वो उनके लिए औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? बता सकते हो कोई? यस सर। जी, डागर जी आप बताएं, सलोनी जी। सर हाँ, औपचारिक, ये मैंने इसमें एक बात रखी थी कि कुछ पूर्णकालिक तकनीकी शिक्षा भी देते हैं, तो इसके अंदर जो खुद जो वहीं बैठे बैठे सीख जाते हैं ना, तो उसको औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में अंतर कर पाएंगे ना आप अच्छे से? आपसे पूछा जाएगा औपचारिक शिक्षा बताइए, अनौपचारिक शिक्षा, दोनों के बीच में अंतर बता पाएंगे? यस सर। हाँ, नहीं, सलोनी जी से पूछ रहा था मैं। और भी कोई आप स्टूडेंट कोई बता पाएंगे, और कोई स्टूडेंट? मुस्कान जी, काजल जी, अफसा जी। अफसा जी हैप्पी ईद बोलेंगे नहीं जी। और कौन है? सगुन प्रचा जी, आपके पास भी सब्जेक्ट है? अच्छा, किसके पास ये सब्जेक्ट है? नहीं तो नहीं सब्जेक्ट है, बताएं। सब्जेक्ट है तो बताएं। जी सगुन जी, आपके पास सब्जेक्ट है? जी। ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको मालूम है? बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट है ये? BESC 131। अच्छा, आपको 25 को आपका ही पेपर है? बी, जी 25 को है। हाँ, बी लेकिन ई, मेरा मोड इंग्लिश मीडियम है, ये तो हिंदी की चल रही है क्लास। इसका नाम है एजुकेशन, नेचर, कंसेप्ट एंड पर्सपेक्टिव। कॉन्सेप्ट, हाँ। तो आप इंग्लिश में बताइए ना कि फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, बताएं। अच्छा, ये वो चल रहा है। हाँ, वही चल रहा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। नहीं बताएंगे? चलेगा। काजल जी बताएंगे। जी बताएं, काजल जी। जी सर, हाँ बताएं आप। BESC की क्लास है सर, ये 131। हाँ, तो बताएं ना आप, मतलब ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में अंतर पता कर पाएंगे? जी सर, हाँ, तो बताएं। इसको रीड करना है सर। हाँ, हाँ, रीड भी कर सकते हैं इसको। सगुन जी फिर आप इंग्लिश में बताएंगे? पहले एक बार सगुन जी से पूछ लेते हैं, इंग्लिश में बताएंगे? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस बताना है। हाँ जी। अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन इज लाइक, मतलब जो हमें स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स वगैरह से मिलती है, और इनफॉर्मल इज लाइक फैमिलीज और सोशल इंटरेक्शन, इन सब से मिलती है इनफॉर्मल। ठीक है, बस इतना ही? फिर इसको मतलब डिस्कस कर, मतलब लिख सकते हैं ना इसके ऊपर, थ्योरी लिख हाँ सकते हाँ, हैं। इसके ऊपर काफी लिख सकते हैं। चलिए, हाँ। अभी काजल जी रीड करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू काजल जी रीड करेंगे। आप चाहो तो क्लास में बन सकते हो, और बीच बीच में हमें डिस्कस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। ठीक है जी। दिव्या जी भी कुछ कह रहे हैं, दिव्या जी हैंड रेज किया हुआ है।
सर मैं डिफरेंस बता रही थी। हाँ बताएं। फॉर्मल एंड हाँ आप डिफरेंस बताएं। सर अनौपचारिक शिक्षा वो है जो हमें समाज से मिलती है, वातावरण से मिलती है, हमारी परिस्थितियों से मिलती है, और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर जो है कंफर्म नहीं होता, कोई हाँ जी। बना नहीं रहता कि हमें यहीं से सीखना है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं इसको। जी और औपचारिक शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ स्कूल में जाके मिलती है, वहाँ पे स्ट्रक्चर जो एकदम कंफर्म होता है कि हम स्कूल से ही सीखेंगे, जो मतलब जो भी सिखाया जाएगा वो स्कूल में ही सीखेंगे, उसके बाहर से नहीं। जी। हाँ अब काजल जी आप यहाँ से रीड कीजिए। औपचारिक शिक्षा की उपरोक्त परिभाषा यह बताती है कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के माध्यम से प्रदान किए गए अधिगम अनुभव लंबवत तथा क्षैतिज रूप से संचरित होते हैं। शिक्षा की लंबवत व्यवस्था से आशय है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा से विद्यालयी शिक्षा तक विस्तृत है, यह तथा शिक्षा की क्षैतिज का अर्थ है कि यह सभी प्रकार की शिक्षा के लिए काम करती है, जिसमें सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वृत्तिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के विभिन्न पक्ष इस प्रकार हैं। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य है। विद्यालय पढ़ाई के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा में भी शिक्षा के लक्ष्य भिन्न हैं। अतः शिक्षा के किसी भी औपचारिक व्यवस्था की योजना बनाने से पहले लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। किसी भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए एक विशिष्ट समय सारणी है। हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा 8 वर्षों की अवधि के लिए है, माध्यमिक शिक्षा 2 वर्षों की अवधि के लिए है, माध्यमिक शिक्षा 2 वर्षों की अवधि के लिए है तथा महाविद्यालयी शिक्षा 3 वर्षों की अवधि के लिए है। पुनः शिक्षा अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने के लिए तथा पाठ्य चर्चा को एक नियत समय में पूरा करने के लिए एक औपचारिक समय सारणी है। प्रत्येक औपचारिक शिक्षा के लिए एक निर्धारित पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम होता है। विद्यालय निर्धारित पाठ्यचर्या के माध्यम से अनिवार्य ज्ञान, रेविय तथा कौशलों को प्राप्त करते हैं। औपचारिक शिक्षा के किसी भी विशिष्ट स्तर प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की कुछ वंचित अर्हताएं होती हैं। उदाहरण के लिए माध्यमिक स्तर पर प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जानी चाहिए। उसी प्रकार से 3 वर्षों की डिग्री के लिए शिक्षा के लिए व्यक्ति को उच्च माध्यमिक स्तर तक की विद्यालय पढ़ाई पूर्ण किया होना चाहिए। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था में शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम गतिविधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें शामिल है कक्षा कक्ष शिक्षण, प्रायोगिक अनुभव, क्षेत्र आधारित अनुभव, सह शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता आदि। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था एक केंद्रीयकृत संस्था के माध्यम से संचालित होती है, जो कि एक बोर्ड अथवा एक विद्यालय के लिए हो सकती है। उदाहरण के लिए विभिन्न राज्यों में विद्यालय शिक्षा के संचालन के लिए राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। उसी प्रकार से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई केंद्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्य करती है। उच्चतर शिक्षा के संचालन के लिए विद्यालय द्वारा संचालक संस्था के रूप में कार्य किया जाता है। वे पाठ्यचर्या तैयार करते हैं, क्रियाविनय के लिए दिशा निर्देश तैयार करते हैं, परीक्षा का संचालन करते हैं तथा छात्रों को अभिप्रमाणित करते हैं। जी बिल्कुल, अच्छे से बहुत अच्छा आपने पढ़ा। इसको समझने की आगे कोई और आगे चर्चा करने की आवश्यकता है, फिर हम आगे बढ़े, ये मैं पूछना चाहता हूँ बस। सर एक्चुअली इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हाँ, जैसे पहले अहर्ताएं, जैसे फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि कुछ नेसेसरी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आगे हमें कंटिन्यू करने, अगर हमें 12वीं के एग्जाम देने हैं तो 10वीं तक पास होना जी कंपलसरी है इसमें, है ना? जी जी, और बताएं इसमें और क्या होना चाहिए, कोई और? सर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तो करूंगा ही, लेकिन देखो जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा से सीखोगे ये जी सर। जी बिल्कुल। और बताएं। सर इसमें बस यही बताया गया है कि जैसे 12th से पहले हमें 10th करनी जरूरी है, उसके बाद हमें फिर बीए करने से पहले फिर 12th करनी जरूरी है, तो उसमें बस वही बताया हुआ है। ये तो इम्पोर्टेंट था, इसमें तो थोड़ा मुश्किल था कि अहर्ताएं मतलब होता है कुछ नेसेसरी कंडीशंस वगैरह होती हैं वो होनी हाँ चाहिए, जी ठीक है जी। जी सर। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था शिक्षक के अधिगम गतिविधियों का उपयोग किया जाता है, यानी जो शिक्षण जो अधिगम होता है उसका उपयोग करते हैं, जिसमें शामिल है कक्ष मतलब क्या क्या इसमें हम उपयोग क्या क्या उपयोग में लाते हैं, शिक्षण, प्रायोगिक अनुभव, प्रायोगिक मतलब जो प्रयोगशाला वगैरह होती है, क्षेत्र एक्टिविटी, आधारित जी जो एक्टिविटी, लैब वगैरह होती है हाँ लैब कक्षा। वगैरह, जी जी।
जी। और क्षेत्र आधारित अनुभव भी होता है ना, अलग अलग क्षेत्र में। जी जी। सहज शैक्षिक मतलब कि मेरे साथ कोई और मेरा फ्रेंड है, उसकी सहपाठी गतिविधियों के, कुछ हाँ बोल। हाँ, सहपाठी भी बोल सकते हैं, फ्रेंड या क्लासमेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हाँ जी। उसकी सहभागिता के साथ हम सीख सकते हैं, ठीक है। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था एक केंद्रीकृत संस्था है। औपचारिक व्यवस्था में जो औपचारिक व्यवस्था होती है उसमें केंद्रीकृत संस्था होती है, के माध्यम से संचालित होती है, जो कि एक बोर्ड वगैरह के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने सीबीएसई का नाम लिया है, ठीक है, और भी रूप में अलग अलग संस्था इसको चलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे करें, और समझना है उसको। अब आप कर सकते हैं हाँ जी। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर आराम से कर सकते हैं, और हर विषय में आप अच्छे से शब्द, क्योंकि इसका जो जी जी क्या नाम है, दिव्या जी, इसका क्वेश्चन पेपर मेरे को सेंड करना, या आप क्लास के बाद सेंड कर देना, ठीक है, कल की क्लास में मेंशन कर देंगे सर। क्वेश्चन कैसा आता है। वो प्रीवियस के 2 1 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, कंटिन्यू। ये यहाँ से करना था, रीडिंग जी अभी सर। इसका, हाँ, कौन करेंगे बताएं। कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट आप में से। काजल जी ने आप क्या हैंड रेज, और भी आप किसी और की इच्छा है तो, तनु जी ने तो माइक नहीं ऑन नहीं किया, किसी और की कोई इच्छा। मैं कर देती हूँ सर ये। हाँ ठीक है, बिल्कुल कर दीजिए, ओके। जी। प्रत्येक औपचारिक शिक्षा कुछ अधिगम प्रतिफलों पर आधारित होती है। विशिष्ट अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति ही शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था का लक्ष्य होता है। शिक्षा बोर्डों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अधिगम प्रतिफलों का आकलन औपचारिक मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था शिक्षण अधिगम गतिविधियों के आयोजन के लिए एक संरचित प्रक्रिया है, जिसमें शामिल है कि एक पूर्व निर्धारित पाठ्यचर्या, इसके संपादन की एक समुचित योजना तथा एक समयबद्ध तरीके से इसका क्रियान्वयन, शिक्षकों की छात्रों के साथ देन-दिन परस्पर क्रिया, इसके संचालन के लिए केंद्रीकृत संस्थाएं, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण। इसको सर नेक्स्ट पेज कर दीजिए आप। जी। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की भांति निरौपचारिक शिक्षा भी शिक्षा की एक संगठित व्यवस्था है, जिसमें शामिल है व्यवस्था के संचालन के लिए केंद्रीकृत संस्था, कार्यक्रम जो विविध सेवा प्राप्तकर्ता समूहों को प्रस्तावित हो, पाठ्यचर्या तथा इनके संपादन की प्रक्रिया, मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण। औपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा के बीच मुख्य अंतर योजना निर्माण के लचीलेपन तथा व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। औपचारिक शिक्षा में सेवा प्राप्तकर्ता समूह, समय सारणी, कार्यक्रम की अवधि, शिक्षक तथा छात्रों के बीच नियमित परस्पर क्रिया आदि के मामले में सख्त है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में समय सारणी, कक्षाओं, कार्यक्रम की अवधि, परीक्षा आदि में लचीलापन है। निरौपचारिक शिक्षा को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था भी कहते हैं। यह भावना में जीवन प्रयत्न तथा निरंतर शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करता है। व्यक्ति नौकरी में आने के बाद शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की शिक्षा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम, ऑनलाइन शिक्षा आदि अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए अब हम निरौपचारिक शिक्षा के कुछ गुणों पर चर्चा करते हैं। औपचारिक शिक्षा की तरह निरौपचारिक शिक्षा में भी कार्यक्रम के कुछ लक्ष्य तथा उद्देश्य होते हैं। यह छात्रों को ऐसे अधिगम अनुभव प्रस्तुत करता है जिन्हें वो उनको प्रदान करना चाहता है। एक अकादमिक कार्यक्रम को पूरा करने के मामले में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की तरह न होकर निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन होता है। उदाहरण के लिए दूरस्थ शिक्षा में एक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम समय होता है। पाठ्यचर्या तथा अध्ययन पाठ्यक्रम का सूत्रीकरण अधिगमकर्ताओं की अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। निरौपचारिक शिक्षा पाठ्यचर्या अधिकांशतः विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तथा व्यक्ति के अनुसार होती है, क्योंकि यह विद्यालय से बाहर के बच्चों के साथ वैसे व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है जो पहले से विभिन्न पेशों में हैं। शिक्षण अधिगम
सर मैंने ऊपर वाला बोल दिया नहीं जी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सामान्यतः छात्र केंद्रित होती है तथा लचीलापन इसकी प्रकृति है। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के समान एक केंद्रीकृत संस्था होती है जो संस्था को संचालित करती है, कार्यक्रम की योजना बनाती है तथा उसे कार्यान्वित करती है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करती है तथा उसके प्रदर्शन को अभिप्रमाणित करती है। सीखने के प्रतिफलों का मूल्यांकन भी निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में किया जाता है। उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो औपचारिक और तथा निरौपचारिक शिक्षा के अधिकांश गुण प्रवृत्ति के समान है, सिवाय उनके क्रियान्वयन में कठोरता के। निरौपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित कठोरता है। छोटे सेवा प्राप्तकर्ता समूह जैसे कि अशिक्षितों, विद्यालय से बाहर बच्चों, श्रमिकों आदि के लिए लघु अवधि कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की योजना बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना। नियमित कक्षाओं की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि पाठ्यचर्याओं को दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। कार्यक्रमों की अवधि तथा उनके पूर्ण किए जाने में लचीलापन है। यह विशिष्ट सेवा प्राप्तकर्ता समूह को संबोधित करता है, जो न केवल उनके व्यावसायिक विकास के लिए होता है, अपितु उनकी मूलभूत शिक्षा के विकास के लिए भी। सर इसको मैं एग्जांपल देके समझाऊं? हाँ बिल्कुल, क्या नाम है आपका? जी सर दिव्या सिंह। हाँ दिव्या जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ से या ऊपर से? नहीं सर, मतलब पूरा इसको मैं पढ़े बिना एग्जांपल देके समझा हाँ रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इग्नू है, जैसे हम इग्नू से ही क्लासेस ले रहे हैं, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि इग्नू में हमें जो हम मतलब डेली क्लासेस नहीं जानी करनी पड़ती, हम हफ्ते हफ्ते में जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि हमें डेली जाना ही जाना है, कैसे भी जो डेली के वो क्या कहते हैं, इसमें हमें डेली नहीं जाना, और हम इसके मतलब जॉब के साथ साथ इसको कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिक्स नहीं होता, मतलब ये ओपन लर्निंग होता है, इसमें डिस्टेंस लेके करते हैं हम इसमें क्लासेस। और इसमें हमें जो है ये फिक्स नहीं है कि हमें 3 महीने मतलब 3 साल दे रखे हैं तो हमें 3 साल में ही करना है, नहीं, इसमें हम 6 मतलब इसमें इग्नू हमें जो है 6 साल देता है मैक्सिमम 1 ईयर करने के लिए। और इसमें बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज दे रखे होते हैं, और इसमें ड्यूरेशन दे रखी होती है, कंप्लीट कब करना है, ये सारी चीजें। और ये सारी इन सब मतलब ये जो निरौपचारिक शिक्षा जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, जो जॉब करते हैं या जो घर संभालते हैं, जो हाउसवाइफ हैं, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है निरौपचारिक शिक्षा। ये औपचारिक शिक्षा नहीं है कि हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मतलब जाना ही जाना है, हम नहीं भी जाएंगे तो भी चल जाएगा। जी बहुत अच्छा, बिल्कुल। और ठीक है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और कोई काजल जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने बहुत। हाँ जी, हाँ जी सलोनी जी और सगुन जी। सर ये तो यही हो गया ना, मतलब इनफॉर्मल इज लाइक एजुकेशन व्हिच वी जी गेट फ्रॉम द outside of schools, like families interaction, social media and group interactions. And formal is like a institute, college, मतलब जो भी हम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म देते हैं, लाइक जैसे आप अब हमारे क्लासेस दे रहे हो तो वो भी एक फॉर्मली हो गया, क्योंकि आप एक एजुकेटर हो, हम आपसे सीख रहे हैं एज ए स्टूडेंट, आप हमें पढ़ा रहे हो एज ए टीचर, तो वो भी एक फॉर्मल एजुकेशन हो गया। जी तो यही है, अगर हम इसको ब्रीफली जितना हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कर सकते हैं, मतलब यही जी है। बिल्कुल, थैंक यू। आप कहाँ चले गए थे बीच में? मैं सुन रही थी। नहीं, आप दिख नहीं रहे थे। चलिए जी, ठीक है। अभी और किसी ने कुछ हैंडल्स किया हुआ है? काजल जी ने? जी सर। हाँ, जैसे इन्होंने बताया नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताया, ठीक बताया इन्होंने, सगुन जी ने? जी सर बिल्कुल। ठीक है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये 3 तरह के एजुकेशन हैं। फॉर्मल, जी इनफॉर्मल और नॉन नॉन फॉर्मल। ये जी ठीक है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आया था जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, एक ये क्वेश्चन है गतिविधि 2। अपनी समझ के आधार पर निरौपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें तथा इसकी व्याख्या भी करें। यह औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? तो आपने बहुत अच्छे से, दिव्या जी ने, आपने, सलोनी जी और सगुन जी और काजल जी, है ना, सबने बताया इसको, ठीक, अच्छा बताया।
और अब हम करते हैं प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अपने उत्तर नीचे दिए गए स्थान में लिखें। अपने उत्तर की तुलना इकाई के अंत में दिए गए अच्छा इसके उत्तर दे रखे हैं। पता है, अगर आप इसको चीटिंग करनी है नीचे जाके चीटिंग कर सकते हैं। शिक्षा की अनौपचारिक व्यवस्था क्या है? मतलब शिक्षा की अनौपचारिक व्यवस्था क्या है? व्यवस्था मतलब अनौपचारिक व्यवस्था क्या है? शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या है? इसको चीटिंग करते हैं। ठीक है? शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या है, ये आपने लिखना है। ठीक है, तब तक मैं नीचे आगे देख के आता हूँ इसका आंसर। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य दोनों में अंतर ये आप करो, मैं नीचे देख के आता हूँ। कहाँ है? तो प्रश्न ही है यहाँ पे, तो उत्तर कहाँ है? सारांश के बाद उत्तर होगा ना? नहीं सर है पेज नंबर 44। हाँ आपके ये 44 है क्या है? ये आपकी प्रगति को जांचने के लिए है ना? तो नहीं, ये तो कुछ और 44 बता रहे हो। सर यही है 44 पेज नंबर, इसके बाद। वो उत्तर है वो। यस सर। तो इसमें सीक्वेंस ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कुछ और है, उत्तर नहीं है। नो सर, उत्तर ही है ये। अच्छा, यहीं से उत्तर देख देख के बता रहे थे ना क्लास में भी। नो सर नो, मुझे औपचारिक मैं जी मैं बता सकती हूँ सर अपने उससे भी। हाँ, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा वातावरण से में संपन्न होती है। औपचारिक शिक्षा के उदाहरण है परिवार, पास पड़ोस, समुदाय, बाजार, हाट। हाट बाजार गए हैं कोई? हाट, दिल्ली हाट जी सर। है ना? औपचारिक शिक्षा को प्रासंगिक मतलब ये बाजार मार्केट है ना, ये सब से हम तो सीखते मैं हैं। सोशल या जो हमारे सराउंडिंग से जी मार्केट्स वगैरह उसी में इंक्लूड हो जाती है वो। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक बताया आपने। और शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था एक समयबद्ध, देखो ये नहीं कि यहाँ पे जो दे रखा है ना उत्तर, ये पूर्ण उत्तर नहीं है। इसका मतलब अगर एग्जाम में लिखेंगे जितने कम शब्दों में, तो आपको उतने अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखना है, उदाहरण स्वरूप देते हुए उससे समझाना है। जैसे उन्होंने बताया ना सर इग्नू इसमें ना ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमने पढ़ा है हम्म, ना उसमें से हम अपने पास से भी कुछ लिखेंगे ना तो ये ठीक रहेगा। लिमिटेशन तो सर 500 वर्ड्स 250 वर्ड्स है, तो ये सब कहाँ हो पाएगा, ये तो हमें खुद से लिखना ही पड़ेगा उसमें। हाँ जी हाँ जी, ये आपकी प्रगति को जांचने के लिए उत्तर है। मतलब थोड़ा सा चीटिंग जी करनी है तो उन्होंने अब ये सर नहीं। थोड़ा सा ना एक्सप्लेन किया है, बस अब थोड़ा इसका सा। मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अपने बुक के सारे लास्ट के पेज फाड़ के जो है एग्जाम में ले नहीं जाओ, ये भी ठीक है। हो सकता है आप वैसे कहो अच्छा ये मैंने बोला ना हिंट है, तो इसी हिंट को रख लेते हैं, काम आ नहीं, जाएगा। ये बस उन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है ताकि हम लोग समझ के और अपने वो पास से फिर उसको एक्सप्लेन कर हाँ, सकें। एग्जाम के बाद में बुक चेक करूंगा किस किस की बुक के लास्ट में वाला पेज है ना? कईयों को हिंट लग चुका है कि क्या करना है, हमें उनको समझ में आ गया है कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था एक समयबद्ध शिक्षा व्यवस्था है। इसे औपचारिक पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र, शिक्षण तथा स्थान, नियमित कक्षाओं, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था होती है। औपचारिक शिक्षा का संदर्भ एक शिक्षा की व्यवस्थित संरचना से, देखो एक एक चीज को बता रखा है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो उसका मुख्य लक्ष्य व्यक्तियों को लंबवत तथा क्षैतिक शिक्षा परिस्थितियों से अधिगम अनुभव से कराना है, यानी कि प्रैक्टिकल चीजें सिखाना और ये सब। उदारवादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु बौद्धिक तलाश आरंभ करना है, जिसका लक्ष्य मस्तिष्क का संवर्धन होता है। ठीक है, उदारवादी शिक्षा क्या होता है, इसमें आदमी डिसिप्लिन, मेडिटेशन वगैरह करना, ये सब भी तो एजुकेशन होती है, उसको भी तो हम योगा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, वितरिक शिक्षा का सरोकार एक विशेष तरह के ज्ञान से है। वितरिक शिक्षा क्या होती है, जैसे कोई रिसर्च कर रहा है किसी खास चीज में, तथा ज्ञान का प्रयोग समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है ना? कोई रिसर्च करना। व्यावसायिक शिक्षा का आशय देखो वितरिक मतलब क्या है, जिसमें समाज के भला होगा। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा यानी कि कोई कॉमर्शियल एजुकेशन ले रहे हैं, उससे धन कमाने को मौका मिलेगा, यानी अर्थ कमाने को मिलेगा। आशय शिक्षा के उस स्वरूप से है जो कि एक व्यक्ति को किसी व्यवसाय विशेष अथवा पेशे, यानी इसे व्यवसायिक शिक्षा में आ सकता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर टेक्निकल या फिर कुछ ऐसी चीज चलाना सीख रहे हैं। ठीक जी है, लेकिन वैतरिक शिक्षा जैसे कि वकील वगैरह बनते हैं, तो ये समाज किसी विशेष तरह का ज्ञान है, लेकिन वो समाज के काम आता है, जैसे वकील वगैरह बनते हैं तो हाँ जी। किसी व्यवसाय विशेष अथवा पेशे से वंचित, इसलिए वकालत को पेशा नहीं मानते। कभी आपने सुना होगा कि एकदम से वकालत को कोई भी पेशा नहीं बोलते, वैसे बाहर लोग बोलते होंगे लेकिन पेशा नहीं है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, ये क्या है? किस छठे का आंसर है? किसका उत्तर है ये? कोई प्रश्न है यहाँ पे? छठा मुक्त, अच्छा ये ना प्रश्न 6 7 आमने सामने की सर शिक्षा पेज नंबर 38। हमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए यस सर। चीटिंग कर लिया हमने पहले से ही, ताकि अब पढ़ेंगे ना तो एकदम से
देखो छठे का आपको उत्तर जो है, तकनीकी शिक्षा के 4 चरण बता सकते हैं। टेक्निकल जो एजुकेशन होता है उसके मैं उत्तर देता हूँ। क्या था, भूल गया। पीएचडी और क्या था, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिग्री, डिप्लोमा, कुछ ऐसा था। हाँ डिग्री डिप्लोमा, डिग्री पीएचडी, ठीक है। जी। ये पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट ये था उसका। व्यतिरिक्त व्यवसायिक शिक्षा के बीच में अंतर बताना था। तो ये 5-6 हो गया। उदारवादी शिक्षा के मुख्य केंद्र वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ना है अभी। आज का हम टारगेट लेके चले हैं 3 और 4, इसका टारगेट लेके चले हैं, ठीक है। देखते हैं कितना करते हैं। जी जी, तो कंप्लीट हो जाएगा आज? कितना कर पाएंगे कंप्लीट? हम इसलिए कर रहे हैं ना, आज इसलिए संडे को बैठे हैं ताकि हम 25 को पेपर है, तो हम आज जितना कर लिया उसका हो सकता है बाकी टाइम दिन में कम टाइम मिलता है ना, इसलिए। अब हम वापस से आ जाते हैं। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा। अब सीधा सीधा सब पढ़ेंगे ना इसको, तो भी हम अच्छे समझ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं सिर्फ पढ़ने से ही। हाँ जी। कोई एक आप ना, ये था आपका, देखो 3 प्रश्न थे हम इसमें भी, हाँ यहाँ पर थे अभी हम। जी यहाँ थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगेन। शिक्षा का अनौपचारिक व्यवस्था का अर्थ, ये सब कर लिया था। शिक्षा के औपचारिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण भी था। और फिर औपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल शिक्षा के बीच मुख्य अंतर ये बताना था आपने, ठीक है। इसको थोड़ा उत्तर कम शब्दों में, लेकिन आपने जब उत्तर लिखना है तो थोड़ा सा लेंदी लिखना है, क्योंकि जितना लेंदी होता है आपको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सही लिखना है लेकिन लंबा लिखना है, अच्छा मतलब शीट भरनी चाहिए। गलत कुछ नहीं लिखना, उटपटांग नहीं लिखना, इसी अपने पढ़ाई से संबंधित ही लिखना है, ठीक है। ये अब आप इसमें, ये यहाँ से कौन स्टार्ट करेंगे? आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी काजल जी ने हैंड रेज किया है, और कोई स्टूडेंट? जी मैं करती हूँ सर, आप एक्सप्लेन करना। जी ठीक है। जी, पूर्ववर्ती इकाई में आपने अधिगम वातावरण जो है अनौपचारिक, औपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा के अर्थ में शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया। इस खंड में हम ज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से शिक्षा के कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो है उदारवादी शिक्षा, वृत्तिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा। फर्स्ट नंबर पे आता है उदारवादी शिक्षा। उदारवादी शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए आइए हम लेमन 2004 द्वारा उदारवादी शिक्षा के लिए दी गई परिभाषा का विश्लेषण करें। उनके अनुसार उदारवादी शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा इसके शाब्दिक अर्थ के साथ हो सकती है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो मुक्त करती है मस्तिष्क को एक विशिष्ट क्षण के लिए अवरोधों तथा परिस्थितियों के समुच्चय से आजाद करती है। यह व्यक्ति को उन संभावनाओं को देख पाने में सक्षम बनाती है जो उस क्षण वहां मौजूद नहीं होती। चीजों को एक व्यापक संदर्भ में समझने में, परिस्थितियों के बारे में अवधारणात्मक तथा विश्लेषणात्मक तरीके से सोचने में, विशिष्ट परिस्थितियों का सामना होने पर ज्ञान लेने तथा उसका मुआवना करने में सक्षम बनाती है। जी इसको साथ के साथ करना है या बाद में करना है, मतलब? जी हाँ, इस साथ के साथ कर लेते हैं, तो थोड़ा हम बाद में फिर वो स्क्रॉल करने में टाइम लगता है। उदारवादी शिक्षा के बारे में कोई पहले, और आप इस स्टूडेंट में से कोई बताएं। जी सर काजल साथ जी। ही सर। हाँ सर साथ में ही ठीक है। हाँ साथ में ठीक है, चलो। हाँ वही ना, सलोनी जी बताएं आप। क्या सर? ये इसको क्या बोलेंगे, इस उदारवादी शिक्षा को? नहीं पता। सगुन जी, सगुन जी। आप ही सर एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ मैं तो करूँगा, सॉरी। ठीक है, मैं सगुन जी से पूछ रहा हूँ। सगुन जी हैं? जी हाँ सर ये इसको क्या? लिबरल एजुकेशन है, मेरे को हिंदी का वो समझ नहीं आ रहा, ये उदारवादी और ये सब मैंने मतलब मैं इसमें पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। आप हाँ हिंदी में बताए चले जाओ, मैं इंग्लिश में पढ़े चले जाऊंगी। अच्छा, अब बुक है आपके पास? हाँ मेरे पास बुक है।
अच्छा, मैं ठीक है। मेरा ना क्लियर हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट, मैं इसको आप मुझे हिंदी में बता रहे हो, आप बता रहे हो, कोई और बता रहा है, तो उसमें समझ में आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा, पढ़ने वाली भी देखो काजल जी इतना अच्छा मतलब रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसको साथ के साथ ही क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, लेकिन अफसा जी और मुस्कान जी आप नहीं बताएंगे? लिबरल मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल। चलिए हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, चलिए मैं पहले थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उदारवादी शिक्षा का यहाँ पे शब्द से ही समझ में आता है। उदारवादी का होता है जब हम अपने आगे बढ़ते हैं, इन्हीं परिस्थितियों को आजाद करते हैं, समुच्चय से आजाद होते हैं, अवरोधों से आजाद होते हैं, तभी हम बोलते हैं उदार। जिससे आपने सुना होगा उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सुना था ना। इकोनॉमिक्स में भी था ये शब्द, या फिर और भी शब्दों में था उदारवादी, पॉलिटिकल में भी था, सुना होगा आपने, जब हम चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम और भी चीजों से ऐसी चीजें सीखते हैं जो चीज एक्सेप्टेबल होता है। जैसे अभी सलोनी जी खास एक तरीके से ही चाय बनाती हैं, दूसरे तरीके से चाय बनाने सिखाएंगे तो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन उदारवादी शिक्षा में हम देखते हैं कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये एक विशेष तरीके, इस प्रकार से चीजें होती हैं। ठीक है, उन संभावनाओं को देख पाने में सक्षम बनाती है, यह व्यक्ति को उन संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, कुछ मतलब नया चीज सीखना। उदारवादी मतलब एक्सटेंशन करना, अपने आप को आगे बढ़ना। ठीक है, उस क्षण वहां मौजूद नहीं होती। ध्यान रखिए, इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। यह व्यक्ति को उन संभावनाओं को देख पाने में सक्षम बनाती है जो उस क्षण वहां होने में सक्षम नहीं होती हैं। ठीक है, अगर मैं दिव्या जी को बोलूंगा कि दिव्या जी ऐसे करो ऐसे करो, तो सिर्फ उतना ही करेंगी। लेकिन मान लो अगर इनको मौका दिया जाए तो सोचेंगे अच्छा ऐसे ऐसे भी तो कर सकती हैं, मतलब मन में इनके आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, मतलब क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी इनकी माइंड की। ठीक है, इसको बोलते हैं आजाद। इनका मतलब माइंड एकदम बिल्कुल फ्री होगा, तब ये कुछ भी सोचेंगे। कल को हवा में उड़ने के बारे में ये कौन सोच सकता था? ये वही सोच सकता था जो जिसको सिर्फ साइकिल नहीं सिखाई गई। किसी ने सोचा होगा नॉर्मल तो कर ही रहे हैं, बैलगाड़ी तो चल ही रही है, सिर्फ वही करते रहे कंटिन्यू तो अलग होता। उदारवादी शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उसके शाब्दिक अर्थ के साथ हो सकती है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो मुक्त करती है मस्तिष्क को एक विशिष्ट क्षण के अवरोधों तथा परिस्थितियों के समुच्चय से आजाद करती है। यह व्यक्ति को उन संभावनाओं को देख पाने में सक्षम बनाती है जो उस क्षण वहां मौजूद नहीं है। तो आप बिल्कुल मुक्त होकर आराम से कुछ चीज सीखते हो, लर्न करते हो, मशीन में काम कर रहे हो, कंप्यूटर में काम कर रहे हो, लेकिन फ्री होकर काम कर रहे हो। चीजों को व्यापक संदर्भ में समझने में, यानी कि ब्रॉड लेवल पे, नैरो माइंड होता है ना, बोलते हैं नैरो माइंड है, ये तो ब्रॉड माइंड में सक्षम बनाती है। परिस्थितियों के बारे में अवधारणा तथा विश्लेषण तरीके से सोचने की विशिष्ट है। विशिष्ट परिस्थितियों का सामना होने पर ज्ञान लेने तथा उसका मुआयना करने में भी सक्षम बनाती है। ठीक है, अब जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ तो इसमें से कुछ हैं, मुस्कान नाम लिख के बताता हूँ मैं इनका, जो बस सुन रही है चुपचाप, जो पढ़ा दिया, सही पढ़ाऊँ गलत पढ़ाऊँ नहीं। लेकिन कुछ हैं जो भी थोड़ा सा भी मैं गलत बोलूंगा तो तुरंत कहेंगे सर इसको ऐसे नहीं ऐसे कर, ये है इसका अर्थ। ठीक है, तो वो होता है आप उदारवादी, मतलब फ्री माइंड हो गए। ठीक है, कोई अवरोध नहीं है, रुकावट नहीं है कुछ भी। उपरोक्त परिभाषा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उदारवादी शिक्षा व्यक्ति को विशिष्ट अवरोधों से समुच्चय स्वतंत्र बनाने का कामना करती है। यह एक बौद्धिक तलाश होती है, यानी कि क्या होते हैं आपकी, आप रिसर्च लेवल पे काम करते हो, रिसर्च करना समझते हो। बहुत सारे लोग अभी जैसे आप लोग हिंदी में रिसर्च करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में रिसर्च करते हैं। आप लोग पीएचडी आप में से कोई करेगा तो पता लगेगा आपको, अगर आप मास्टर्स करोगे, एमए करोगे और आगे उसका रिसर्च करोगे तो। विशिष्ट अवरोधों को समुचित स्वतंत्र बनाती है। यह एक बौद्धिक तलाश है जो व्यक्ति को उसके विचारों में, उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में मुक्त, उदार बनाती है ना। मुक्त मतलब होता है, उदार मतलब मुक्त। एक व्यापक परिक्षेप के साथ ज्ञान का अर्जन तथा उपयोग, मतलब एक ब्रॉड लेवल पे ज्ञान को अर्जन करना और उसका उपयोग करना, नए ज्ञान का सृजन करना। अब नए ज्ञान का सृजन मतलब कि फिर नया ज्ञान आता है, फिर एक है ना, तो मतलब कुछ आइडियाज, क्रिएटिव जैसी चीज बोलते हैं इसको। वर्तमान ज्ञान की संरचना को अभ्यास में बदलाव लाना, यानी कि जो हमें वर्तमान ज्ञान चल रहा है उसको अभ्यास में बदलाव भी लाते हैं। उदारवादी शिक्षा के उद्देश्य है कि उदारवादी शिक्षा का उद्देश्य है, ये जो 3 बातें बताई ना, ये जो बातें बताई गई आपको कि ज्ञान का हाँ जी। अर्जन होता है, ज्ञान का उपयोग होता है, नए ज्ञान का सृजन होता है, वर्तमान ज्ञान की संरचना और अभ्यास में बदलाव आता है, ये उदारवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। उदारवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि ज्ञान में बदलाव लाना। जैसे अभी कोई चीज हो रही है, अभी गैस पे चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को कोई नया आइडिया लेके आए तो शायद तभी तो ये सब माइक्रो ओवन वगैरह ये सब आए और ये सब इसका चीजें सर आई। मतलब ये है ना कि जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम्म, हमारे दिमाग में आ रहा है कि कल हमने ऐसे किया था तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जी जी तो बिल्कुल। मतलब एक सोच में हमारी बदलाव आता है हाँ, ना नहीं थोड़ा नहीं सा। पूजा जी, आपने ऐसे ही करना है, ऐसे ही लकड़ी काटनी है, उपले जो होते हैं ना गोबर के, वही करना है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल नैरो माइंड हो जाओगे, तो आप बस वही कहोगे हाँ ऐसे ही फूकते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चूल्हा सजाते हैं, वही 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 करोगी। मतलब सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो होते हैं ना, ये लिखा है ना, ये क्या था,
शब्द भूल गया मैं। ब्रॉड है, नैरो और ब्रॉड का क्या था, ये व्यापक, हाँ ये व्यापक रूप में समझने हैं इसको, ठीक है, ये व्यापक शब्द है। तो ये है, अगर मान लो आपको ये बताया जाएगा काजल जी आपने ऐसे ही करना है, तो बिल्कुल एक होता है ना, बिल्कुल सिंपल लोग होते हैं, जैसे सिखाया जाए तो वैसे ही करते हैं, सिंपली वैसे ही आपको सिखाया जाएगा ऐसे करना है, या चूल्हे पे काम करना है। ओवन के बारे में आपने सोचा होगा, नहीं सोचोगे कभी, ठीक है। जी तो जो अभी आपको सभी ओवन कभी आपने देखा ही नहीं हो तो कैसे सोचोगे उसके बारे में, लेकिन किसी ने तो सोचा होगा ना, बिल्कुल। ठीक है जी। व्यापक परिक्षेप्य के साथ ये करना, मान लो मेरे को सिखाया गया कि ऐसे ही पढ़ाना है, मान लो अभी मेरे हमें कोई और भी क्रिएटिव आइडिया सोच सकता हूँ कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, हम आप में से कोई कंफर्टेबल है कोई कैमरा ऑन करने में, ये सब भी है। देखो मैं, नहीं आएगा इसमें, आएगा नहीं ना, नहीं सर अभी नहीं आया। अच्छा नहीं मेरा वो नहीं आ रहा ना इसमें, मैंने वो सुबह दूसरी क्लास ली थी ना, तो उसका अलग सेटिंग थी, उसमें मेरे को चेंज करना पड़ेगा। गूगल तो मीट में आ जाता है सर, किसी ने ओपन जो नहीं किया मेल ना, पे आता है ना सर गूगल। नहीं जी आप में से सबका किसी ने ओपन नहीं किया ना, इसलिए जी जी आप लोग सारे कैमरा ऑन कीजिए तभी तो आएगा ना सारा। किसी ने ओपन नहीं किया कैमरा, ये ग्रीन कार्ड हटाना पड़ेगा मेरे को। ये सब चीजें होती हैं, इससे क्या होता है कि और भी ये जो तरीके होते हैं, इन सब चीज से हम क्या कर सकते हैं, जो है और ज्यादा इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने ये यहाँ पे लेके आया, ये चीज करी, एडिटिंग का भी और पैटर्न हो सकता है, और तरीके से हम यहाँ पे पिक्चर्स या वीडियोस के थ्रू और चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब काफी सारा इसमें वो है। जैसे पार्टिसिपेशन, मेरा एक और आइडिया ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करें। अभी जैसे मैंने आपने देखा ना, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, उनको कोहोस्ट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सचिन जी, मुस्कान जी और अफसा जी और कौन है, इनको नहीं, तो इनको कोस्ट नहीं है कोई भी इनमें से, ठीक है। कोस्ट का क्या है, आप कभी भी म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, पहले ये ऑफ कर दूं जी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्रिएटिव आइडियाज वगैरह, तो ये आपका उदारवादी शिक्षा को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। उदाहरण के लिए शिक्षा का एक उदार विशेष क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है तथा अभ्यास के क्षेत्र में भी प्रैक्टिकल काम में लाया जाता है। एक अभ्यास के रूप में यह शिक्षकों को उचित शिक्षण शास्त्र का उपयोग तथा विद्यालय पाठ्यक्रमों पाठ्यचर्या के संपादन के लिए तैयार करता है, जबकि एक उदार विषय क्षेत्र के रूप में या ज्ञान के क्षेत्र के रूप में शिक्षा के व्यापक आयामों पर केंद्रित होता है। इसलिए आपने IIM के बारे में किसी ने सुना है, आप में से किसी ने IIM सुना है? नहीं सर। IIM कितनों ने सुना है? किसी ने आप में से सुना है? नो सर। सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं इंडिया के अंदर जो टॉप इंस्टीट्यूट है कोई? काजल जी आपने हैंड रेज किया था? नहीं सर इतना नहीं पता मुझे। नहीं आपने हैंड रेज किया हुआ ना, इसलिए मैंने सोचता है। जैसे टॉप इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा ना, IIT सुना है, ये तो टॉप मोस्ट पता ही है आपको। हाँ जी यस सर। तो IIT बिल्कुल टॉप पे है, क्यों पता है? क्योंकि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग करने का सबसे टॉप मोस्ट यही है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक्स और बाकी बड़े लेवल पे इसकी वो होती है। ऐसे ही मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है ना, वो IIM पर होता है। तो यहाँ पर आपको जो शिक्षा दी जाती है IIM और IIT में, बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे दी जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि किताब लो पढ़ो उसको यही करो, ऐसा नहीं। वे तभी यहाँ के इंजीनियर्स आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ IIT के स्टूडेंट ने ये किया, IIT के स्टूडेंट ने ये बनाया, IIT के सुनते हैं कुछ दिन में कुछ खबरें आती रहती हैं, है ना। क्या इंडिया, क्योंकि IIT इससे ऊपर है ही नहीं इंडिया के अंदर। सबसे बड़ा टॉप कॉलेज जो है, किसने हैंडल किया हुआ है? दामिनी जी, यस। कुछ और मैंने गलत बताया तो बताएं। नहीं सर। नहीं, इंडिया इससे ऊपर भी हो सकता है कुछ। चलिए, वैसे जो मुझे दामिनी जी कुछ कह रहे हैं, हैंडल किया तो जी। तो अभी जो, हाँ बताएं, हाँ बताएं। मैं बस ये लिबरल एजुकेशन को बस ब्रॉडली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो ये सबसे ज्यादा लास्ट यहाँ पे लिबरल एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं।
आयाम पर केंद्रित होता है। एक उदार विषय क्षेत्र के रूप में शिक्षा महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। विश्वविद्यालय मतलब जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM, IIT वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे पढ़ाई जाती है, जिससे कि छात्र शिक्षा के ज्ञान के स्वरूप को, इसके सैद्धांतिक यानी प्रिंसिपल के ऐतिहासिक तथा बौद्धिक परिक्षेप्यों को, इसके अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों को, इसके विस्तृत शोध यानी रिसर्च लेवल के जो होता है आधार तथा अन्य विषय क्षेत्रों को, जैसे कि मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी वगैरह हो गई, दर्शन, फिलोसफी वगैरह हो गई, समाज शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशलिस्ट हो गए आदि के साथ इनके जुड़ाव को समझ सकें। एक विषय क्षेत्र के रूप में शिक्षा के ये बड़े सभी पहलू बौद्धिक लक्ष्यों को देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? ये उदारवादी शिक्षा समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़े। जी सर। जी, और किसी स्टूडेंट ने कुछ कहना है? जी, दामिनी जी ने हैंड रेज किया तो हैंड डाउन कर लीजिए, या किसी स्टूडेंट ने रीड करना है तो हैंड कीजिए। ठीक है, किसी वृत्ति को परिभाषित करने के लिए कई परिभाषाएं हो सकती हैं। हम उनमें से एक परिभाषा नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। एक वृत्ति उद्यम का एक क्षेत्र है जिसके अभ्यासकर्ताओं में एक अपने कार्य की अच्छाई का एक साझा विचार होता है जो उनके स्वयं के, उनके रोजगार प्रदाताओं के हितों पर अतिच्छादित नहीं होता। पेशेवर व्यक्तियों को लक्ष्य तथा आदर्श एवं उद्देश्य होते हैं जिसका संदर्भ उनके क्षेत्र के इतिहास, तकनीकों तथा सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ा होता है। जो कार्य के दिन मांगों से कहीं ऊपर होता है, वे दिए गए कार्य को पूरा करने के मात्र में लगे होने के बजाय व्यापक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ संवाद में होते हैं। पेशेवर व्यक्ति वही कार्य करते हैं उद्देश्य के होते हैं। आधा घंटा बाय। बंद हो गया। जी, कोई स्टूडेंट नहीं बताएंगे? वोकेशनल एजुकेशन बता सकते हैं कोई स्टूडेंट? आप तो बहुत पॉपुलर टॉपिक हुआ। दिव्या जी बताएं, हैंड रेज किया आपने? सर मैंने तो रीडिंग के लिए किया था। हाँ, नहीं, ये वोकेशनल एजुकेशन तो इतना पॉपुलर हो गया पिछले 2-4 साल में, तो बताए ना कोई। सर ये ऑनलाइन जो हो रहा है सब कुछ। नहीं, वोकेशनल एजुकेशन, वृत्तिक शिक्षा मतलब वोकेशनल। कोई और स्टूडेंट है? दामिनी जी, दिव्या जी तो हैं, आप और भी बताएं वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है। जी, सलोनी जी। वोकेशनल एजुकेशन, हाँ, बताएं। मतलब वोकेशनल एजुकेशन रेफर करती है एजुकेशन को जो एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करे। हाँ, किस क्षेत्र में? एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए। उद्यम बोलते हैं उसको, उद्यम। हाँ, वो उद्यम जो भी है। उद्यम, इंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना, अच्छा, entrepreneur। जो मतलब खुद से किसी चीज को डेवलप करके उसको एक उस लेवल पे लेके जाता है जहाँ पे वो दूसरे लोगों को भी उस चीज के लिए मतलब प्रेरित पेशेवर कर व्यक्तियों का लक्ष्य तथा आदर्श हाँ। उद्देश्य होते हैं जिसका संदर्भ उसके क्षेत्र के इतिहास, तकनीकी, सामाजिक भूमिका से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वोकेशनल एजुकेशन होता है। इनकी खास पेशा होता है जिसका, जैसे बढ़ई, कारपेंटर या कोई अलग अलग तरह के पेशे होते हैं, उसका ये वृत्ति है, एक वृत्ति उद्यम का क्षेत्र है। ठीक है, बता सकते हैं? सर एक बार और समराइज कर दो इसको। वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन जो आप अभी बता रहे हो ना, यही वृत्तिक शिक्षा को वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। अच्छा। मैं बताऊं दोबारा? आवाज नहीं आ रही थी ना आपकी, 2-3 मिनट से आवाज नहीं थी। इन्होंने पढ़ा ना, किन्होंने पढ़ा? काजल जी ने पढ़ा तो। सर एक बार मैं बताऊं। हाँ, बताओ। एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, वही बताओ। जैसे अगर किसी ने कोई बिजनेस है, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया अपना, उसने बहुत अच्छा कर दिया, वो मतलब बहुत चलने लग गया, उसमें बहुत कमाई हो गई, उसकी बहुत नाम हो गया,
तो वो जो लोग हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं, मतलब किसी स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पर, और वो लोग बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो भी अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ अच्छा बुरा सब बताते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि तुम भी आगे कुछ करो। तो वो काउंसलिंग उसको बोलते हैं, वृत्तिक शिक्षा की, वृत्तिक ये तो एक शिक्षा। तरह का एग्जाम्पल हो गया ना, ये तो वोकेशनल का एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन हाँ, हमें तो ये बताना है ना कि एज अ वोकेशनल क्या चीज है। अगर हमें मान लो तो मेरे को फर्नीचर बनाना सीखना है, तो फर्नीचर जी, बनाना जो सीखना होता है ना, वो वोकेशनल एजुकेशन होता है। मैं कंप्यूटर अच्छा, चलाना नहीं आता, मैं कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए वो वोकेशनल एजुकेशन हो जाएगा। मतलब जैसे लाइक हमें जो भी, हाँ मतलब हमें जो जिसके बारे में भी नॉलेज चाहिए, या हमें कोई अपना कुछ काम शुरू करना है या किसी चीज को सीखना है, तो जो उसको सीखने का प्रोसेस होगा उसको वोकेशनल हम्म, बोलेंगे। ये हाँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये सिलाई वगैरह हो गया, ये भी सिलाई भी वृत्तिक शिक्षा हाँ होती मतलब है। कोई भी पर्टिकुलर वर्क हो गया, कोई भी हो, वो हाँ, एक हाँ, XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको जो सीखने का बिल्डिंग। प्रोसेस है हाँ, उसको वोकेशनल बोलते हैं, है ना। जी जी जी, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। जो बिल्डिंग नहीं करते, लोहे को जोड़ने का काम हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, वोकेशनल हो गया, ये सारे वोकेशनल में आते हैं, ठीक है। हाँ और ग्रीटिंग्स कार्ड का किसी ने एग्जांपल दिया था, ग्रीटिंग कार्ड को लेकर के भी बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने सेटअप किया था। तो वो भी एक वोकेशनल एजुकेशन है, अलग कार्ड्स, गिफ्ट्स वगैरह को रैप करना भी एक टैलेंट होता है। फ्लावर्स, हम्म, पौधों, ये पौधों से, फ्लावर सॉरी, नर्सिंग जो होते हैं, नर्सरी, वो एक अलग है, और दोनों ही वोकेशनल में आते अलग अलग, वो तो अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चर में आ गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, डेयरी हो गया, हैं। सेरिकल्चर, हम्म, फ्लोरिकल्चर, हाँ, हाँ, इंजीनियरिंग में आ गया, मैकेनिकल, कंप्यूटर, जी ट्रेनीज, ये सब हेल्थ जी एंड जी उसमें पैरामेडिकल में आ गया, एक्सरे, फार्मासिस्ट, जी जी, बिल्कुल। प्राइमरी। जो छोटे छोटे इस तरीके से जो स्किल्ड हाँ लेवल ये पे काम होते हैं। एग्जाम्पल्स है ना ये इसके। हाँ, मतलब इस प्रकार की शिक्षा में ना, ये जितने भी आपने काम बताए, इसमें कुछ ना कुछ नॉलेज लगेगा, कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। इसमें पेशेवर पेशा हो जाता है ये, ठीक है। इसको पढ़ें आगे, काजल जी। जी काजल जी, आगे पढ़िए, ये बताया मैंने आपको बोला। काजल जी नहीं है, चलिए। हाँ जी सर। हाँ, आगे रीड करो ना। अब ये यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गया ना, एक्सप्लेन कर लिया हमने अच्छे से, तो वृत्तिक शिक्षा को, वृत्तिक शिक्षा के बारे में आगे पढ़ें। अभी कोई और सर रीडिंग करने के लिए बोल रहा था ना आप, अच्छा, दिव्या जी, हाँ दिव्या जी करेंगे। उनको बोलिए करेंगे। अफसा जी, एक अफसा जी को बुलाते हैं, काफी देर बाद उन्होंने हैंडल किया है। हाँ जी। सर मैं रीडिंग करूं? हाँ, पहले तो ईद मुबारक। चलिए सर रीडिंग करूं? कीजिए। हाँ करें, हाँ करें। उपरोक्त परिभाषा से तथा कई अन्य परिभाषाओं से हम एक वृत्ति के निम्नलिखित प्रमुख लक्षणों का पता लगा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एक वृत्ति पेशा सामाजिक सेवा का प्रतिपादन करती है। नंबर सेकंड, एक वृत्ति में विशिष्ट ज्ञान, कौशल तथा रवैया शामिल होते हैं। नंबर थर्ड, एक वृत्ति में ज्ञान के आधार का निरंतर अद्यतन किया जाना तथा सदस्यों का सेवाकालीन अभ्यास प्रशिक्षण वांछित होता है। नंबर फोर्थ, एक वृत्ति ये मांग करती है कि इससे अभ्यासकर्ता वृत्तिक समूहों अथवा संगठनों का निर्माण करें, जिससे कि समूह के सदस्यों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। नंबर फिफ्थ, एक वृत्ति पेशा अपने सदस्यों से सदाचार तथा वृत्तिक मूल्यों के नियमों से निर्देशित होने की अपेक्षा करता है। नंबर सिक्स, एक वृत्ति पेशा ये सुनिश्चित करता है कि इसके सदस्य अपने पेशेवर करियर में अभिवृद्धि करें। नंबर सेवन, एक वृत्ति पेशा एक पेशेवर को उपयुक्त अभ्यासों के संबंध में अपने स्वयं के निर्णयों में सक्षम बनाता है। सर आगे भी पढ़े? हाँ, थैंक यू जी, अफसा जी। यहाँ तक तो अच्छे से हो गया। इसको समझना है या आगे बढ़ना है? वोकेशनल एजुकेशन है ये। तो इसमें वृत्ति क्या होता है? एक वृत्ति या पेशा सामाजिक सेवा का प्रतिपादन, मतलब समाज में कुछ ना कुछ सर्विस सर प्रोवाइड कर। ये तो सर प्रोफेशनल एजुकेशन की है। वृत्ति और वोकेशनल ये किसी को तो बोलते हैं यहाँ पर। प्रोफेशनल एजुकेशन आप जो बता रहे हो ना, मतलब किसी भी एक प्रोफेशन को जो मतलब बताता है आगे, मतलब उसमें हमें अच्छा, क्या मैं चाहिए।
मतलब हाँ, मेरे को लग रहा है वृत्ति और पेशा अलग अलग होता है क्या, मतलब? नहीं सर, प्रोफेशनल के बाद वोकेशनल आएगा सर, इस टॉपिक के बाद वोकेशनल है, आप देखो। अच्छा, व्यवसायिक और तकनीकी। व्यावसायिक आया ना, हाँ, ये वोकेशनल है। अच्छा व्यवसायिक ये वोकेशनल है, ठीक है। तो मैं वहां पे हाँ, वोकेशन पढ़ रहा था, ये जो ठीक है। पहले वाला था ना, ये प्रोफेशनल है सर। अच्छा, व्यवसायिक इसमें लिखा है व्यवसायिक शिक्षा, ये कृषि, वोकेशनल है, जो मुर्गी मैं पालन। आपको सामने बता रही थी, मैं यहाँ से ही बता रही थी आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। कंप्यूटर हाँ हाँ, ये एक मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर उसका वो बन गया ना, ये जैसे कि हमें इंजीनियरिंग में आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, एग्रीकल्चर में ये सब आ गया, तो ये वोकेशनल है। जो आप पहले बता रहे हो वो प्रोफेशनल है, जी ठीक जिसको है। अभी एग्जांपल्स दिए हैं ना इन्होंने 6-7, वो हाँ प्रोफेशनल के हैं वो। ठीक है, ये सब प्रोफेशनल है। सुन लीजिए, मैं गलत था। और ये जो है ये सारा पेशेवर है, पेशा मतलब प्रोफेशनल है, वोकेशनल नहीं है ये। का है। हाँ ठीक है, मैं अपनी शब्द जो है वापस लेता हूँ, ठीक है। जी। जी ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे पेशा एक सामाजिक सेवा, जैसे डॉक्टर हो गए या ये वकालत हो गई, ये भी पेशा होता है एक। तो समाज में सेवा देते हैं। एक वृत्ति विशिष्ट ज्ञान, उनके अंदर खास स्पेशल नॉलेज होती है, कुछ टैलेंट होता है या रवैया होता है, ठीक है। ये डांसिंग, एक्टिंग, ये सब भी तो होते हैं, एक्टर्स वगैरह। तो उनके भी तो प्रोफेशन हो गया ना, नहीं हुआ वो? एक वृत्ति ज्ञान के प्रोफेशन में और क्या क्या आता है, बताएं कल सदस्यों तो को। किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, वो एक आर्टिस्ट हो सकता है, डांसर हो सकता है, और लिरिसिस्ट हो सकता है, जिसका जो भी प्रोफेशन है वो मतलब उसके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है वो। टीचर भी आते हैं यहाँ पर। टीचर भी आते हैं उसमें, डॉक्टर्स भी आते हैं उसमें, हर कोई आता है जिसका जो एक पर्टिकुलर जो वर्क कर रहा है वो उसका प्रोफेशन हो गया खुद का। ओके जी। बेकर्स ठीक है, सब कुछ है, ठीक है। जो खाना बनाते हैं, शेफ हैं, सारे हैं, इनका ठीक प्रोफेशन है ही सब। जी, बिल्कुल। अब इस पे आगे चर्चा करनी है या आगे बढ़े? किसी को कोई नहीं, डाउट है? देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब किसी को पीछे से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि पीछे मुझे समझ में नहीं आया। जी अफसर जी सर कुछ कहना चाह रहे 25 हैं? को एग्जाम है, आप बहुत स्लो चल रहे हो। हाँ जी, थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक हाँ। है जी। उपरोक्त यहाँ से जी बताएं, कोई स्टूडेंट आगे? जी अफसर जी, आपने हैंड रेज किया है। कौन पढ़े आप इसको? जी अफसर जी। सर मैं ही रीड कर देती हूँ। जिसकी हिंदी की रीडिंग अच्छी हो वो फटाफट फटाफट रीड करे। यहाँ से बताया सर कुछ कर रहा है। हाँ जी करें। सर मैं कर रही हूँ। सर करें। हाँ जी करें। उपरोक्त चर्चा से हम ये कह सकते हैं कि वृत्तिक शिक्षा मूलतः समाज सेवा के विभिन्न पक्षों से संबंध है, परंतु एक व्यक्ति के लिए पहली और सबसे बड़ी जरूरत ये है कि उसका जीविकोपार्जन हो। वृत्तिक शिक्षा दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह एक व्यक्ति को राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार करती है तथा उसी समय उसे अपने पेशों के लिए अपने आप में पर्याप्त भी बनाती है। नई काली वाली, नई वाली। हाँ। तो भिजवा तो दी। किसका भिजवाएंगे? फिल्म तो ये रही। व्यवसाय एवं तकनीक शिक्षा। कहाँ देखा ये? वृत्तिक शिक्षा की तरह व्यवसायिक शिक्षा भी एक पेशे से गहरे जुड़ी होती है, बताओ। जिसे एक परिवार के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए पहले के दिनों में यदि एक परिवार का पेशा लड़की का कार्य करना था, उस परिवार के सदस्य उसी पेशे को बिना जी किसी जी, इन्होंने क्या बोला? क्या बोला? लकड़ी लकड़ी बोला? लड़की बोला? क्या नहीं बोला है, इन्होंने? नहीं, इन्होंने लड़की बोला था, वो हाँ लकड़ी है सर। हाँ जी। लकड़ी हाँ। का करना था,
उस परिवार के सदस्य उसी पेशे को बिना किसी औपचारिक परिश्रम के पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते जाते थे। वह लकड़ी का काम परिवार में अपने बड़ों से सीखते थे, लेकिन अब व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा बदल गई है। औद्योगिकीकरण के तीव्र विकास के कारण पूरे संसार में कई परिश्रम तथा व्यावसायिक संसाधनों की स्थापना की गई है, जिससे कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। अब व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का भी अंग है। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षा का चयन कर सकता है अथवा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र को भी चुन सकता है। अंत व्यावसायिक शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से है जो एक व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यवसाय अथवा रोजगार के लिए तैयार करती है। परिवार अथवा समाज के पारंपरिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की अवधारणा विकसित हुई है तथा अब इसे औपचारिक तथा अनौपचारिक संसाधनों से भी प्राप्त किया जा सकता है। भारत के व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा बहुत पुरानी है। प्रारंभ में इसकी अनुशंसा 1854 में वुड्स डिस्पैच द्वारा की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने वर्ष 1917 में आपने एक लाइन छोड़ दी, ऊपर वाली लाइन। कौन सी? 1854 में वुड्स डिस्पैच द्वारा की गई थी, जिसने स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ किया जाना सुझाया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन वर्ष 1917 में कला, विज्ञान, मेडिसिन तथा अभियांत्रिकी विषयों के साथ इंटरमीडिएट महाविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा भी की थी। बुनियादी शिक्षा के वर्धा योजना 1937 में महात्मा गांधी ने भी शिल्प आधारित शिक्षा पर जोर दिया था। माध्यमिक शिक्षा कमीशन 1952 से 1953 ने उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों में विविधतापूर्ण विषयों से की व्यावसायिक विषयों कृषि, ललित कला आदि के शुरुआत की सिफारिश की थी। शिक्षा कमीशन 1966 ने माध्यमिक शिक्षा के अंग के रूप में कार्य अनुभव तथा व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश की थी। व्यावसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान तथा उच्चतर स्तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का योगदान भी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिक्षा के कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। जी, आगे बता सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब चर्चा करनी है इस विषय पर, कुछ बात चर्चा करनी है पीछे विषय पर। हमने 2 बड़े पैराग्राफ को भी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में पढ़ा है अभी। जी बताएं। जी सगुन जी। इस पे हमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता है या हम आगे बढ़ें? दिव्या जी बताएं। मतलब सब कुछ क्लियर समझ में आ गया आपको व्यावसायिक तथा एवं तकनीकी शिक्षा के बारे में? ये वोकेशनल एजुकेशन है, आप आई एम राइट? मैं ठीक बता रहा हूँ? जी, ये वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते थे पहले, लेकिन आजकल हम पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं भी सीख रहे हैं। आजकल लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे परिवार में किसी ने कारपेंटर या फर्नीचर का काम नहीं किया, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं वो काम कर रहा हूँ। या मूर्ति बनाने का काम है, ये भी कोई नहीं किया लेकिन करते हैं लोग, है ना? बाकी लोग भी तो करते हैं। अब जैसे मिठाई उठाई के, आपके किसी घर में हलवाई नहीं है कोई, तो क्या आप मिठाई बनाने का बड़ा रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं। या आपके घर में किसी, जी सर खोल सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार की चीजें, ट्रेनिंग सेंटर भी खुल गए हैं। आप चाहो तो कहीं पे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं इस ऐसे कामों की। शिल्प बनाना, ड्राइंग बनाना भी सीखते हैं लोग, है ना?
तो ये सब चीज हाँ हो गई। तो आगे इसको हमें चर्चा करनी नहीं करनी एक साथ, आप थोड़ा आंसर बता दीजिए, एक बार आगे बढ़े। सर आगे बढ़ दो। जी सगुन जी को एग्जाम का टेंशन है जी। नहीं तो ये इतने बड़े मतलब इतने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना जो हमें समझ में नहीं आया, हम इसमें हाँ। आपसे मतलब खुद को लिख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं स्टूडेंट से चाहता हूँ कि आगे, ताकि ऐसा ना हो ना कि मैं खुद से ही मेरे हाथ में कंट्रोल है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, स्टूडेंट नहीं कहेगा ना कोई कि हाँ क्या आगे चलेगी सर आ जिंदगी। गया समझ में। बिल्कुल हाँ, बस यही शब्द यही लाइन चाहिए थी मेरे को बस। सलोनी जी नहीं बोले ना कुछ? जी सलोनी जी। आ गया सर। हाँ तो बताइए ना ऐसा, हाँ ठीक है। चलिए अब इसको बताएंगे अपने हमारे सगुन जी बताएंगे। सगुन जी आप इसको बताइए कैसे क्या होता है ये। क्या इसके एग्जाम्पल वोकेशनल एजुकेशन के? हाँ जी हाँ जी। सर इतना सिंपल है, हम्म जो एक क्लास हमें प्रोवाइड करे हुए हैं किसी भी हमें किसी भी चीज के लिए, लाइक अब इसमें जैसे दे रखा है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में हम क्या क्या सीख सकते हैं। इसमें हम सीख सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग है, यानी कि मुर्गियां जो पालते हैं, लाइक इसका ये उसमें आ जाता है, ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है। डेयरी हो गया जिसमें दूध दही पनीर ये सब हो सकता है। इसमें सेरिकल्चर आ गया, पोर्ट्रीकल्चर आ गया। इंजीनियरिंग में आ गई ये आपका मैकेनिकल सर्विसेज, ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन, कंप्यूटर टेक्निक्स, ट्रेनी, शुगर टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे इलेक्ट्रिकल्स में आ जाते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी जिसमें मशीन्स यूज होती हैं, जिसमें इंजीनियर्स उसको बनाते हैं। अब दूसरा आ गया मतलब हेल्थ एंड पैरामेडिकल, स्वास्थ्य एवं परिचित। सर मेरे को हिंदी नहीं पढ़नी आती, आप पढ़ दो। स्वास्थ्य कर्मी। नहीं ये स्वास्थ्य और उसके बाद ये जो लिख रहा है की पता नहीं। हेल्थ वर्कर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये दवाइयाँ। पराचिकित्सक लिखा हुआ है, चिकित्सीय पराचिकित्सीय मतलब पैरा मेडिकल के जो होते हैं ना, हेल्थ फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, जी या ऐसी कोई चीजें जो चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी जी। इसके भी कोर्स होते हैं, छोटे छोटे कोर्स होते हैं। ये भी पेशा होता है, ये भी पेशे का काम है, ये भी स्किल का काम है जी। पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए उसमें और क्या क्या उसमें इंक्लूड रहता है, ये उसके एग्जांपल्स है। अब होम साइंस में भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, इंटीरियर डिजाइन, चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन भी जो पालन लिखा हुआ है, बच्चों शिशु देखभाल है, पोषण। ये तो सर इजीली लिखा हुआ है, ये तो सब लोग समझ ही लेंगे। वही ना सर, ये तो बहुत इजी है। अब इसको क्या एक्सपेंड करना, आप आगे बढ़ो। जी अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं सर? मैं पढ़ूं? जी आपकी मर्जी। चलिए मैं पढ़ता हूँ, काजल जी आप समझाना, ठीक है। जी मैं सिंपल पढ़ूंगा बस। शिक्षा के उपरोक्त शिक्षा के जो उपरोक्त जो भी आपने क्षेत्र देखे ना, अलग अलग क्षेत्र देखे शिक्षा के, और ये सब में आपने ये भी देखा कि बिना किसी शिक्षा के आप कोई काम नहीं कर सकते, यानी हर किसी में कुछ ना कुछ शास्त्रीय नृत्य, ऐसे नहीं कि कोई भी जाके कर सकता है। भारतीय संगीत व्यवसाय जितनी भी चीजें, हर किसी में आपको शिक्षा लगती है। जैसे गृह विज्ञान का काम हो गया, या फिर ये चिकित्सा, इन सब का कोई शिक्षा लेने के बाद ये भी सारे काम पेशे के काम कर सकते हैं। तो शिक्षा के उपरोक्त क्षेत्र में आपने देखा कि राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 247 अधिक कौशल शिक्षा के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। पता है किसी को? आपको स्किल इंडिया स्कीम पता है किसी को? आप में से नहीं मालूम? स्किल इंडिया एक मोदी जी का कार्यक्रम था, जिसमें कौशल विकास में कुछ कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। कार्यक्रम है जैसे, जी हाँ, जैसे कि कृषि रूप एवं स्वास्थ्य क्षेत्र, भारतीय निर्माण कौशल विद्या विकास काउंसलिंग, पूंजीगत वस्तु कौशल काउंसलिंग, कुछ कौशल का जो है अपना शिक्षा कार्यक्रम है। बागवानी, किसने हैंडल किया था? मेरा पढ़ाया हुआ किसको नहीं समझ में आया? शिवानी जी, यस शिवानी जी बताएं। जी शिवानी जी, जी हाँ बताएं। कुछ डाउट है तो कुछ पूछ रहे हैं, या मैं पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा? नहीं हैंडल किया था ना, इसलिए डाउट नहीं है, आपने हैंडल किया था ना, इसलिए मैंने बोला। उसको गलती से हो गया था। ठीक है, वो ध्यान जाता है कि अगर देखो वॉइस नहीं आ रही है कोई चीज है, इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि जैसे कुछ प्रॉब्लम आए तो बता दीजिए, ताकि कई बार होता है मैं पढ़ाते रहता हूँ और बाद में वॉइस क्लियर कट रही होती है।
जी। तो अब हम बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से ग्रीन हाउस संचालन, ये सब आपने ट्रैक्टर संचालन, जैविक उपजाऊ और ये सब चीजें इसमें शिक्षा का स्रोत है। ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा का प्रदान करने के लिए शिक्षा का कार्यक्षेत्र भारत में इसका प्रमुख विकास है। भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास सन 1900 कब हुआ था? 47 में ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की स्थापना हुई और जिसमें टेक्निकल स्किल्ड एजुकेशन जो है देने की कोशिश की गई थी। और यही एक को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा प्रमोट, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट डाल दें यहाँ पर, आपकी अनुमति हो तो। जी, एडवर्टीजमेंट रख दूं थोड़ा सा? जी, आप जी ठीक है। तो अभी हम यही सबको ध्यान में रखते हुए एक ग्रैब अप स्किल्स करके भी है, जिसमें देखो लास्ट में स्किल्स लिखा हुआ है, मतलब एजुकेशन के साथ साथ हम उसको अच्छे से पढ़ें। इसलिए आप इसको जो है यूट्यूब पर जाकर के इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। ये ब्रेक था, 2 मिनट का प्रचार था। चलिए लौट आए ब्रेक के बाद। अच्छा, आपने सबने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल? नहीं सर। यस सर। नहीं नहीं किसने बोला? नहीं किसने बोला? मैंने बोला। क्यों काजल जी, आप ग्रुप में नहीं हो हमारे साथ? हूँ सर, मैं ग्रुप में एक्चुअली मेरी सर मैं जॉब करती हूँ ना, तो मैं क्लासेस जो है बहुत कम ले पाती हूँ। हाँ जी। तो तो जो है, ये जब टाइम मिलता है क्लासेस ले लेती हूँ। हाँ, अब नहीं, आपको यूट्यूब पर ये चैनल के बारे में पता है नहीं पता? नहीं सर, मैंने फर्स्ट टाइम बात सुना है, वो भी आपने बताया था। नहीं, अब आप हमारे हमारे तो 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। ग्रैब अप स्किल्स पे आप जाएंगे ना, जी तो हाँ, इसको चैनल को 500 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जी सर। ये इस पे हम सारी जो ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं, ये सारी चीज वहाँ पे हम इसको अपलोड करते हैं, तो फिर आप इसको बाद में भी ले सकते हैं। और फिर फ्यूचर में हो सकता है, देखो अभी हम फर्स्ट ईयर में हो, आगे और भी बहुत सारी क्लासेस हम करेंगे, तो फिर हम कंटिन्यू फ्यूचर में इसको कर सकते हैं। ठीक है। पहली क्लास है ये BSc मतलब 131 की पहली क्लास है वो। ये सेकंड क्लास है ये। ठीक है। मेरे को अब पहली बार लिंक मिला है ये, मतलब तो मैं कभी भी नहीं ज्वाइन करा है तो ये। आप शायद हमारे ग्रुप में, कौन से ग्रुप में हो आप? मैं किसी भी ग्रुप में ही नहीं हूँ। तो आप जो ग्रुप में नहीं है वो एक बार, ज्यादातर लिंक आते हैं ना क्लासेस के, वो उसमें आते हैं जो है BEGC 131। हाँ, अच्छा मनी अलग अलग हैं, आप एक बार ना हाँ 93 जी। इस पे व्हाट्सएप एक मैसेज कर देना, आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो वहां से हम डायरेक्ट जो है मैसेज भेजते हैं। ठीक है। जी सर। जी, काफी तो ग्रुप दिव्या जी वगैरह तो हैं, दिव्या जी तो रेगुलर क्लास और बाकी सब्जेक्ट की भी तो क्लास अटेंड करते हैं। अच्छा, मेरी तो पहली यही है, मैं बता तो रही हूँ, मैंने इससे पहले इस कभी भी सब्जेक्ट की तो सर पहली ही है हम लोगों की, मेरी भी पहली है इस सब्जेक्ट की, बाकी तो क्लासेस लेते हैं। कौन से सब्जेक्ट की? बाकी इंग्लिश वगैरह की? क्लासेस सर होती है BEGC की, तो पहले होती थी BEGC 32 की भी हुई थी, उस अब तो नहीं होती है। हाँ। बाकी होती है VAE 181, ये भी होती है। डेली होती है? जी डेली तो नहीं सर, मोस्टली सैटरडे संडे क्लासेस होती है। अच्छा, क्योंकि सैटरडे संडे का मतलब अगर ये ऐसे डेली क्लासेस हुई तो उसको कहाँ से पता चलेगा हमें कि ये, तो मैंने एक नंबर मतलब सेव करा हुआ है। ये वाला नंबर? नहीं ये नहीं, ये नहीं है, वो कोई और अरे नंबर है। आप इस ग्रुप में ऐड हुई है, आपको हम, अच्छा शायद इसलिए आपको पता नहीं है, हम VAE की क्लास कर रहे हैं डेली। ठीक है। मेरे को नहीं पता। 181 मॉर्निंग। आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए बस। ठीक है। जी उसके बाद आप वहां जाके चैनल पे भी विजिट करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कितनी सारी वीडियोस हमने डेली रिकॉर्ड कर करके डाल रखी है। ठीक है। इनसे पूछो दिव्या जी से, दिव्या जी एक बार बताना हमारी क्लास कैसे होती है, एक बार बता दो, कुछ नए स्टूडेंट हैं यहाँ पर। दिव्या जी थोड़ा प्रचार एडवर्टीजमेंट कर दो। हेलो हाँ बताएं। सर, सुबह 7 बजे से भी वो इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास स्टार्ट होती है। कब से हो रही है ये, और कितने दिन से, हम कितने दिन छुट्टी कर, कितने सर कब से? दिन नहीं सर, महीने होने चला, पूरा ही निकल गया, मतलब हाँ। कितने महीने हो गए। और कितनी से हमारे तो कितने सब्जेक्ट्स भी पूरे हो चुके हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की हमने क्लास कंप्लीट करी पूरा। यस सर। सर ठीक है। डेली लाइफ चल रहा है। हाँ, हमने वर्किंग इंग्लिश वाला का भी चल रहा देखो, हमने जो एक तो BE VAE है। इसका हमने हिंदी में भी कंप्लीट किया, अब इंग्लिश में भी यूनिट 9 पे पहुंच गए हैं। ठीक है। और BE GAE
ये है हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया पूरा, है ना, एक एक चीज सारी हमने यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है करके। और क्या रह गया था, और अब सर अगला, जो आपने नंबर बताया और जो चैनल बताया उस पे क्लासेस मिल जाएंगी ना इनकी? हाँ मिल जाएंगी, BGLA, नहीं लाइव जैसे भी कर रहे हो ना, हम इंटरेक्ट करके, मैं क्या सबको इंटरेक्ट करता हूँ, मैं बुलाता हूँ, कोई नया स्टूडेंट आता है उसको तुरंत बुलाता हूँ, और बोल नहीं ज्यादा 2-4 बार नहीं आता ना, फिर उसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे मुस्कान जी है, मैं बहुत दिन से परेशान कर रही है, यहाँ है लेकिन बोल नहीं रही है, ठीक है, तो फिर अब क्या करूँ, उपाय नहीं है, फिर उनको बोलता हूँ जाओ टाटा, ये आईफोन वाले हैं, ये भी नहीं बोलेंगे। शिवानी जी भी, शिवानी, हाँ मुस्कान जी बोली है, बोलो। हमारी थोड़ी तबीयत खराब होती है, इस वजह से नहीं आप कर पा रहे थे। तो कुछ तो बोलो, एक बार जब आपने बोलोगे ना तबीयत खराब है, तभी तो पता लगेगा ना, हम तभी तो गेट वेल सून ऐसा बोलेंगे ना। हेलो जी हाँ, हेलो, कौन बोले? 135 to 136 की क्लासेस वगैरह ये सब भी मेरे को इसी नंबर पे मिल जाएगी ज्वाइन। हाँ अरे नंबर, एक ग्रुप है, हमने काफी सारे ग्रुप तो बहुत सारे बना रखे हैं, आपने भी बना रखे हैं, और मैं ऐसे भी बोलता हूँ, जैसे दिव्या जी से बोलता हूँ, जो दिव्या जी क्लास कर, ये क्लास पता है कौन, दिव्या जी करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका आइडिया ही था कि ये वाली क्लास करने का, नहीं तो ये वाली क्लास हम कर नहीं रहे थे, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको 10 मिनट ब्रेक लेकर के जी हाँ बोले। अभी तो मैंने रीड करना भी नहीं शुरू करा है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी सी सगुन जी आपकी थोड़ी सी हल्की सी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैं अपना थोड़ा एडवर्टीजमेंट करने दो मेरे को, बस अब साइलेंट, सबको म्यूट कर दिया मैंने, अब मैं थोड़ा साइलेंट अपना प्रचार कर लूँ थोड़ा सा। जी देखो, हमने BGLA और इसके ना कुछ सीक्वेंस में भी ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि ना इसका एग्जाम है 30 अगस्त को, हमने एक डेट शीट को भी हमने प्रॉपर कर रखा था, इसका एग्जाम बाद में था, और BHIC का एग्जाम पहले था, यानी कि हिस्ट्री का पहले था, तो हमने पहले हिस्ट्री को करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक और एग्जाम था बिजनेस लॉ का या कोई सब्जेक्ट का था, तो हमने उसको पहले कर दिया, ठीक है। और BPSC का था, वो भी हमने, दिव्या जी BPSC स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके सर। रुको, 132 नहीं कर पाएंगे, 132 भी है तो आप वो अपने से करना। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे ना, BPSC 131 करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसको हम राजनीतिक सिद्धांत का परिचय जो है, इसको हम स्टार्ट कर देंगे, और हमारा जो BHIC इसको भी स्टार्ट कर देंगे, इसके नोट्स समराइज तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, मतलब जैसे शगुन जी है ना, उन्होंने कहा है ना जिसको भागना है तेजी से, ऐसे करना है, BHIC 131 इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। और जिसका पेपर पहले है, इनका पहले है, और एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स BEGAE 182, इसका भी पेपर 30 जुलाई को है, तो इन सबको हम थोड़ा जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके जी, और जो आप में से कोई अगर नहीं है तो इस नंबर पर ऐड कर लीजिए, है ना, तो हम इसको आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इंग्लिश में होगी ना ये वाली क्लास BEGAE वाली, तो वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के, हम सुनो, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की बात पूछ रहे हो ना? हाँ। वो हम एक बार पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 1 से लेके जितने ब्लॉक हैं, जितने चैप्टर हैं, एक एक चीज हमने बकायदा पढ़ के, हाँ दिव्या जी पढ़ो, इंटरव्यू करो, बोलो, एक एक चीज हमने पूरा फुल तरीके से किया है। जैसे कहते हैं ना कि अगर पूरा अच्छे से कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के बारे में, बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस के बारे में, लैंग्वेज, एक एक चीज को अच्छे से किया है, ठीक है। वो सारी चीज हमने यूट्यूब पर डाल दी है। अब जो होगा ना, वो अब आपके स्टाइल में हम करेंगे, ठीक है, मतलब आप जैसे नोट्स के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट, समराइज वे में, रिवीजन वे में हम क्लास करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप ज्वाइन करोगे? पॉइंट्स भी क्लियर होते जाएंगे तो वो तो हम बुक से मतलब रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, अब हम एक रिवीजन मोड में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा हिंदी में करवाते हो। हाँ, नहीं इंग्लिश तो इंग्लिश में ही करवाऊंगा पक्का, इंग्लिश को इंग्लिश में ही कराएंगे, हिंदी में नहीं कराएंगे इसको। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इंग्लिश में कराते हैं, इंग्लिश इन डेली लाइफ उसको भी इंग्लिश में कराते हैं, है ना दिव्या जी? यस सर। और हम दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश इन डेली लाइफ है, वो तो इंग्लिश में होता है सर। एक वर्क प्लेस वाला भी है। हाँ, इंग्लिश एट वर्क प्लेस है। हाँ, इंग्लिश एट वर्क प्लेस वो भी चल रहा है, वो भी स्टार्ट हुआ है, वो भी चल रहा है। अगर आप मॉर्निंग में अगर सुबह 7 बजे ज्वाइन करते हो ना, सुबह 7 बजे से लेके डेली हम 9 बजे तक क्लास करते हैं। इसमें ऐड कर लूंगी ना तो पता चल ही जाएगा कौन सी क्लास। हाँ बिल्कुल मालूम हो जाएगा, ठीक है आपको। चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। दिव्या जी ने बताया कि वो कितने बजे तक रहेंगे। शाम को हम 5 बजे तक पढ़ेंगे, लेकिन आज इसका 3-4 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 3 बज चुके हैं, 2 घंटे भी और पढ़ेंगे हम। बीच में जब ब्रेक लेना होगा तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करें जब ब्रेक लें? सर कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे हिसाब से।
अच्छा, आपके हिसाब से और बाकी स्टूडेंट? मेरे हिसाब से अपने हिसाब से मैंने कंप्लीट कर ली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा रिवीजन चल रहा है ये इस टाइम। तो आप इसमें क्लास को लीड करो ना, कोई चीज हम फंसते हैं तो वहाँ पे बताओ आप हमें आकर के, ठीक है? तो था आप वो गलत बता रहे थे। हाँ, तो मैं गलत बताऊंगा ना तो आपको ठीक करना है। मैं हो सकता है मैं गलत बताऊं तो आपको ठीक करना है, ठीक है? और बताएं, चलिए बताएं, एक काम करते हैं हम यहाँ पे ना,